नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कासा के इस वेबिनार में। और आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चेंजेस इन आईटीआर एंड क्रिटिकल इशू विद रिगार्ड टू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। एंड और आज हमारे साथ हैं एक जाने माने स्पीकर सीए दीपक भूलूसरे जी। सर, स्वागत है आपका कासा के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार 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 सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जैसा कि टॉपिक के बारे में सबको पता है कि आज आईटीआर फाइलिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी से रिगार्डिंग हटकर आज हम चेंजेस की बात करेंगे कि क्या चेंजेस आईटीआर में इस बार पिछले साल से कंपैरेटिवली कुछ चेंजेस हैं, या क्या नई ऐसी चीजें हैं जो प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन विषय पर बात करेंगे क्योंकि पोर्टल से रिलेटेड जो ग्लिचेज आ रही हैं वो सेपरेट पार्ट है। उसको साइड में रखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि लॉ से रिलेटेड कोई बात की जाए। कैसे आईटीआर में जो नई नई चीजें इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है उन पर फोकस किया जाए। इसी के साथ मैं सर का अगर ब्रीफ बात करूं, वैसे सर को सभी जानते हैं, फिर भी दीपक सर इज हैविंग मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही इज हैविंग पार्टनरशिप with the firm name Daksham and Company LLP, and he has done various certificate course with the ICI and other forum. So and he has delivered many seminars. I think each and every forum he has given deliberation about the income tax, GST, portal glitches. So he is multi-talented specialist, and today he is going to deliver latest changes in ITR filing with regard to assessment year 2024, 24-25. So over to you sir for your deliberation. और कोई भी query है प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, वी विल टेक अप वेर एवर कंफर्टेबल और इन द एंड। ओवर टू यू सर, एंड वेलकम टू राकेश गुप्ता, आरके गुप्ता जी एंड सुराना जी एंड अदर fellow members who have joined this Thank you, sir. webinar. It's always a pleasure to join you. Thank you Anil Sharma ji, and thank you Rakesh RK Gupta ji. Over to you sir for your television. हाँ, एक सेकंड जी। स्क्रीन विजिबल है? Yes sir, screen visible है sir. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थैंक यू Kasa and Sumit Garg ji for inviting me for this small presentation on recent changes in income tax return. I would also like to acknowledge Surana ji, Gupta ji, my dear friend Sachin Sinha ji, and other seniors in the profession. Ladies and gentlemen, topic, even though we are already in the middle of July 2024, और पोर्टल का अभी से क्या हाल है हम सबको पता ही है। बट ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पोर्टल बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। जो काम आपका 2 मिनट में हो जाना चाहिए था वो 15-20 मिनट के अंदर हो रहा है, इतना फ़र्क आ गया है। और ऑलरेडी काफ़ी स्लो है, एंड आई बिलीव जैसे जैसे जुलाई नज़दीक आ जाएगी, आई मीन 31 जुलाई नज़दीक आती जाएगी, अगर ये नहीं हुआ, ढंग से काम नहीं करा पोर्टल, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे लोगों पोर्टल को। बंद है सर पूरी तरह से। सर थोड़ी देर पहले मैंने मैंने इनफैक्ट 5-7 मिनट पहले ही मैंने लॉग इन किया है, कुछ एएस में मुझे फीडबैक फाइल सर करना था, सर तो काम लॉग कर इन हो रहा रहा था। है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं हो रही। अच्छा, रिटर्न मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी अपलोड करनी, बिकॉज अभी हमारा पूरा फोकस जो है सिर्फ रिटर्न बनाने पे है, बिकॉज एक हमारे यहाँ थोड़ा नंबर भी नहीं हमारे खुल रहा यहाँ है, ITR 1 भी नहीं खुल रहा है। हाँ, इनफैक्ट हमारे यहाँ थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो डिफरेंट रहता है। हम स्ट्रेट वे रिटर्न नहीं फाइल करते, पहले पूरा टाइम लगा के रिटर्न बनाते हैं, फिर क्लाइंट को रिटर्न भेजते हैं, उसके साथ एक बेसिस ऑफ प्रिपरेशन होता है रिटर्न का, वो भेजते हैं। फिर वो क्लाइंट को बोलते हैं भैया प्रिंट निकालो, साइन करो, स्कैन करो, हमें मेल करो, ओनली देन वी विल फाइल द रिटर्न। तो वो प्रोसेस में तकरीबन 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो अभी हमारा फोकस ये है कि इस वक्त रिटर्न क्लोज करो, बनाओ, क्लाइंट को भेजो। जहाँ तक फाइलिंग की बात है तो उतना टाइम, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं, कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है, तो आई बिलीव उनसे थोड़ा जो फाइलिंग है वो थोड़ी फास्ट है उनसे, rather than directly going to the portal, then selecting form and so on so forth। तो दूसरा, मैं जनरली ऑनलाइन फॉर्म नहीं करता, मैं फाइल मैं खुद केवल जेसॉन फाइल बना के ही अपलोड करता हूँ, चाहे वो ITR 1 हो, चाहे वो ITR 7 हो, या ITR 6 हो, वट एवर मे बी द फॉर्म। मे बी आप ऑफलाइन वाला ट्राई करके देखिए, अनिल जी। चलिए, खैर आज टॉपिक हमारा पोर्टल को लेकर नहीं है, पोर्टल के इश्यूज तो चलते रहेंगे। प्री इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है। क्या चीज़ इंपोर्ट नहीं हो रहा सर?
वो अपना जो प्री फिलिंग डाटा में भी कर रहा, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करने दे रहा, वो लॉगिन नहीं। नहीं, लॉगिन तो हो जाता है प्री फिलिंग कहाँ की बात करो, डिपार्टमेंट की यूटिलिटी में? डिपार्टमेंट के यहाँ। अच्छा, क्योंकि मैं बोलना चाहूंगा ना कि मैं डिपार्टमेंट की यूटिलिटी यूज नहीं करता। आई ओनली यूज कमर्शियल सॉफ्टवेयर, बिकॉज डिपार्टमेंट ठीक की है। यूटिलिटी पे मैं तब आता हूँ जब सब कुछ सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, तब लगता है कि अच्छा कोई चैलेंज आ रहा है, तो डिपार्टमेंट की यूटिलिटी पे आता हूँ। और आपको प्रीफिल करने की जरूरत थोड़ी ना है सर, आप सिंपली भर भी लो, भर के भी तैयार कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना कि प्रीफिल करके ही आप अपने रिटर्न बना सकते हो, उसके बिना भी रिटर्न तैयार हो सकती है। एनीवे, अवेलेबिलिटी का जहाँ तक बात है, 28 जून से जो है सारे के सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ऑफलाइन फॉर्म फाइल करना हो, ऑनलाइन फाइल करना हो, सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 3CD 3CB भी आप रेडी कर सकते हो, वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। वो भी ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है, स्कीमा आ चुकी है। पोर्टल इज मतलब बेयरिंग की पोर्टल काम नहीं कर रहा, वो बात अलग है, बट बेयरिंग दैट पोर्टल इज रेडी फॉर टेकिंग और 3CA 3CD ऑल्सो। सो मच सो कि जो 19 मार्च को लास्ट नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के कारण जो भी चेंजेस थी 3CA 3CD के अंदर, 3CB 3CD के अंदर, वो भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई, खास करके क्लॉज 22 की अगर मैं बात करूं तो। राइट, ड्यू डेट्स हम सबको पता ही है। स्टिल दोज हु आर फाइलिंग द रिटर्न्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एज फार एज इंडिविजुअल्स आर कंसर्न, जिनका नॉन ऑडिट केस है, यानी बिजनेस वाले हैं लेकिन नॉन ऑडिट केस है, उनके लिए 31 जुलाई 2024 है। ऑडिट केस हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ऑडिट केस में LLP हो। अगर LLP नॉन ऑडिट केस है, जब मैं नॉन ऑडिट केस की बात करूंगा तो मैं उन LLPs की बात करूंगा जिनकी या तो जो टर्नओवर है वो 40 लाख से नीचे है, या एंड उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 25 लाख से नीचे, यानी दोनों ही कंडीशंस अगर फुलफिल होती है, ओनली देन दोज आर द केसेस वेयर LLP की भी ऑडिट नहीं होगी और 31 जुलाई 2024 रहेगी। अदरवाइज टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है, दोनों ही सूरत के अंदर आपका जो है ऑडिट अंडर LLP एक्ट मैंडेटरी है, और उस केस में जो आपकी टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 रहेगी। कंपनी केस में ऑडिट है नहीं है, इमटेरियल है। मतलब ऐसा हो सकता है, जहां मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी की ऑडिट नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। रीजन मीइंग, मान लीजिए आपकी कंपनी फरवरी 2024 में बनी, एंड एज पर कंपनी एक्ट यू वुड लाइक टू हैव द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फरवरी 2024 टिल 31 मार्च 2025। उस केस में क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आपको 31 मार्च 2024 तक की फाइल करनी है, तो हो सकता है उस पीरियड का जो फाइनेंशियल है वो आपका अनऑडिटेड हो। राइट, तो एक वो भी केस हो सकता है। बट ऑडिट है नहीं है, इररिस्पेक्टिव दैट, कंपनी के केस में हमेशा ही ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2024 ही रहेगी, बिकॉज 139 वेरी क्लियरली सेज एनी कंपनी। TP केसेस हैं 30 नवंबर, बिलेटेड रिवाइज रिटर्न के केस में 31 दिसंबर रहेगी, और अपडेट रिटर्न करने के लिए 31 दिसंबर के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फिर उस केस में अपडेटेड रिटर्न लगेगी, और आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2027, यानी कि आज से तकरीबन तकरीबन 3.5 साल आगे, 2.5 साल आगे, 2.5 पौने 3 के आसपास बैठेगा। चलिए सर, आज का जो टॉपिक है वो ये कि मेजर चेंजेस क्या हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर। ये नजर क्यों नहीं आ रहा ऐसे? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 12 की। सुमित जी, हमारे पास टोटल टाइम कितना है वेबिनार के लिए? सर कर सकते हैं एज मच यू वांट। नहीं, फिर भी एक फिर भी एक घंटे का समय रखा था एक अपने। घंटा, ठीक ठीक राइट। ठीक है। ठीक मैं ऐसा नहीं होना चाहिए 1 घंटे की बात करके मैं 2 घंटे तक लेके जाऊं है। उसको। राइट राइट। मेरा वही पॉइंट था, अगर 1 घंटा है तो भाई देखो 5-10 मिनट ऊपर नीचे आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एटलीस्ट जो टाइम लिमिट है, जो मर्यादा है, उसी उसी मर्यादा में रहना भी तो जरूरी है। राइट सर। तो रूल 12 की बात करते हैं। रूल 12 क्या है? अगर सेक्शन 139 डील करता है कि आपकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या है क्या नहीं है, किन किन को रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी है। सिमिलरली रूल 12 जो बात करता है वो ये बात करता है कि किस व्यक्ति को किस फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल करनी है। राइट, और जो रिटर्न फाइल करोगे उसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न, रूल 12 में ऐसा कोई चेंज नहीं है सिवाय एक चेंज के, और वो ये कि अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो और आपकी ऑडिट है, तो मैं मोटा तौर पर बात करूंगा। अगर मैं फॉर्म 3 की बात करूं
तो अगर फॉर्म 3 है अभी तक, अगर आपका ऑडिट केस है तो आपको जो रिटर्न है वो डिजिटली साइन करनी जरूरी थी। अब उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा डिजिटल सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है, आप ईवीसी से भी काम चला सकते हो। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो और आप लाइबल हो ऑडिट के लिए, अब ऑडिट जो है वो 44AB की भी हो सकती है, कोई और ऑडिट भी हो सकती है, राइट। तो उस केस के अंदर आप ईवीसी यूज कर सकते हो। सो मच सो इवन आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की एक्सेप्टेंस है, देखिए दो एस्पेक्ट है, एक है ऑडिटर अपलोड करता है, एक दूसरा एक्सेप्टेंस। तो जो एक्सेप्टेंस है वो भी आप ईवीसी के थ्रू कर सकते हो, उसके लिए भी अब आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं एज सच नाउ, या एचयूएफ्स की बात करूं, तो डिजिटल सिग्नेचर एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, रिटर्न फाइलिंग के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट 1 जुलाई 2024 से डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट भी जो है तकरीबन 4-5 गुना बढ़ गई है। नए डिस्क्लोजर्स क्या हैं इनकम टैक्स रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से अबव है कभी, उस केस में आपको एलईआई नंबर लेना जरूरी है, और ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपको एज पर आरबीआई नॉर्म्स आपको एलआई नंबर लेना मैंडेटरी है और आपने एलआई नंबर लिया हुआ है, तो वो एलआई नंबर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी देना है, राइट। दूसरा, अब एक 3, 5, 6 के अंदर उन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी, वैसे प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछो तो ये चेंज है ही नहीं, बिकॉज अगर आप सॉफ्टवेयर उठाएं, कोई भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर उठाएं, उसमें ऑलरेडी वो पूछता था कि अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक नया अलग से कॉलम ऐड कर दिया 3, 5, 6 के अंदर कि आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेबल ड्यू डेट क्या है। तीसरा, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, अब दो चीजें हो सकती हैं, मान लो मैं एक बायर हूं और एक सप्लायर है, सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकता है, मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकता हूं। हम ये सेक्शन 43B(H) की बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 43B(H) के अंदर मुझे सप्लायर के एंड पे देखना पड़ेगा कि सप्लायर मेरे एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहां बात हो रही है कि क्या मैं बीइंग ए बायर या बीइंग एन एसएससी जो रिटर्न फाइल करने जा रहा है, क्या वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उसको इस रिटर्न के अंदर, अपनी रिटर्न के अंदर अपना एमएसएमई का यानी कि जो उद्योग आधार नंबर है वो देना मैंडेटरी है। तो ये 3 मेजर चेंजेस हैं एज फार एज न्यू डिस्क्लोजर आर कंसर्न। अब ये चेंज तो है ही, लेकिन कुछ ऑडिट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी हैं। पहला, अभी तक आप जब ऑडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरते थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, आप कभी ये नहीं बताते थे कि ये ऑडिट 44AB के कौन से क्लॉज के अंदर थी। टैक्स ऑडिट में तो था वो क्लॉज, क्लॉज ए, क्लॉज बी, सी, डी, ई या प्रोवाइजो। अब आपको वो सेम इंफॉर्मेशन जो आपकी 3CD में है, वही इंफॉर्मेशन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी कैप्चर करनी पड़ेगी। यानी अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB योर टैक्स ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, राइट। और ये 3 से लेके 6, यानी 3, 5, 6 तीनों में आएगी, 4 में नहीं आएगी, मतलब मैंने 3 to 6 लिखा हुआ है, लेकिन 4 हैज नो रिलेशनशिप विद ऑडिट, तो 3, 5, 6 तीनों में आएगी। दूसरा, अभी तक मैं टैक्स ऑडिटर का नाम, टैक्स ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, टैक्स ऑडिट किस डेट को साइन हुई वो, टैक्स ऑडिट किस डेट को फर्निश हुई वो, ये सारी इंफॉर्मेशन देता था। अब मुझे ना केवल ये जो इंफॉर्मेशन आप आज तक देते आए ये भी देनी पड़ेगी, उसके अलावा मुझे जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब सीए फाइल करता है या आपका ऑडिटर फाइल करता है तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको डालना है, वो जो यूडीएन जनरेट करेगा वो भी डालना है। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें सर, एज पर लॉ यूडीआईएन में 60 डेज के अंदर मैं जनरेट कर सकता हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इट मे कम डाउन टू 30 डेज ओनली, इट मे कम डाउन टू 30 डेज ओनली। वाई? अब ड्यू डेट टैक्स ऑडिट की तो 30 सितंबर है, राइट, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 अक्टूबर है। तो अगर मान लीजिए आपके ऑडिटर ने 30 सितंबर को साइन की है टैक्स ऑडिट या अपलोड की है 30 सितंबर को, तो उसको यूडीएन भी तो 30 अक्टूबर से पहले पहले देना पड़ेगा, तभी तो आप 31 अक्टूबर से पहले पहले देना पड़ेगा, तभी तो वो आपको देगा और तभी तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डालेंगे।
तो इफेक्ट दो इट इज 60 days, बट इट में अगर 30 सितंबर को फाइल हो रही है, हाँ अगर मान लीजिए उसने 31 अगस्त को ही फाइल कर दी, तब उसके पास भी 60 दिन अवेलेबल है, राइट। बट इन एनी केस प्रायर टू फाइलिंग द रिटर्न यूडीएन हैज टू बी जनरेटेड। हाँ अगर टीपी रिपोर्ट फाइल हो रही है, बिकॉज टीपी रिपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर करनी होती है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, यूडीएन नंबर डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूडीएन जो चाहिए वो सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए मांग रहा है। सुमित जी 2 मिनट लूंगा मैं, पानी ले आऊं मैं जरा। जी सर, नो इशू सर। या 2 मिनट मुझे। फ्रेंड्स, जैसा कि कई लोगों ने ना पोर्टल रिलेटेड प्रॉब्लम भी पोस्ट की है, तो आई सजेस्ट कि वो चीज़ हम अभी आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर कीजिएगा विद स्क्रीनशॉट, सो डेट हम फाइनेंस मिनिस्ट्री सीबीडीटी को टैग कर सकें और भेज सकें। आई थिंक मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास होगा, फिर भी मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। 6644, right? LEI for which kind of transactions, right? We'll take up Deepak ji. So I think सभी रिटर्न फाइलिंग में आजकल बिजी हैं एंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद रिगार्ड टू पोर्टल। जी आई एम बैक। यस यस यस, व्हाट यू सर? हाँ कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं यही बोला था कि पोर्टल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक बार व्हाट्सएप पे भेजिएगा, सो डेट मैं फाइनेंस में या सीबीडीटी को टैग कर सकूं, भेज सकूं। आशा जी ने एक मैसेज डाला कि दैट्स द बेस्ट प्रोसीजर। मुझे नहीं मालूम वो किस बारे में बात कर मैं रही भी है। मैं भी नहीं समझ पाया सर कि वो किस रिगार्डिंग क्या है। ट्रांजेक्शन ऑफ 50 करोड़ इंक्लूड विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मैडम? इट इंक्लूड्स बोथ पेमेंट एज वेल एज रिसीट। पेमेंट एज वेल एज रिसीट राइट। in the bank only. There is one member by the name of OnePlus CPH 2467। आई थिंक उन्होंने अपने मोबाइल का नंबर दे रखा है। तो उन्होंने पूछा कि ये एलईआई कैसे मिलेगा। हाँ तो राइट। एज फार एज अगर एलईआई लेना है तो उसके लिए आरबीआई ने काफ़ी सारी एजेंसीज जो है वो नॉमिनेट की हुई हैं इंडिया के अंदर। ये एनुअल आपको लेना पड़ता है, इसका रिन्यू कराना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है ये। तो तकरीबन 3500 से 4000 के आसपास इसकी कॉस्ट आती है ईयरली। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे एलईआई आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, तो आपको दुनिया भर के जो वेंडर्स हैं वो मिल जाएंगे। आप किसी भी वेंडर्स को पकड़ लो, सबकी जो फीस है वो स्टैंडर्डाइज है, वो आरबीआई नॉमिनेटेड है, तो वो है। दीपक कक्कड़ जी ने बोला जी फॉरेन और डोमेस्टिक, सर आपकी बैंक से ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। वो फॉरेन की हो, फॉरेन की तरफ जा रही हो, डोमेस्टिक की तरफ जा रही हो, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपके बैंक में डेबिट और आपके बैंक में क्रेडिट, अब वो डेबिट आपका जो है डोमेस्टिक का भी हो सकता है, जो डेबिट है वो आपका फॉरेन का भी हो सकता है। तो दैट इज द राइट। आप सिंपली वेन टू ऑब्टेन एलआई नंबर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के डेट में गूगल बाबा बहुत काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, दो सारी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि अलग अलग। अब सर देखिए ये टॉपिक वन प्लस जी ये एलईआई का नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो है गूगल करें एलईआई नंबर कब चाहिए, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। आरबीआई का पूरा इस पर सर्कुलर है एलईआई के ऊपर, और अगर आप 2 मिनट दे दो तो मैं आपको बता भी दूंगा कि सर्कुलर क्या है। सर आई थिंक उस पे सेपरेटली कर सकते हैं, हाँ क्योंकि वही कह रहा हूँ, ये दैट विल टॉपिक टेक हमारा हमारा दैट विल टॉपिक टेक है नहीं टाइम। आज का, हाँ राइट राइट सर, राइट राइट। राइट। तो जैसे एक इंडिया LEI.in करके एक एंटिटी है जो देती है, ऐसी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इनफैक्ट राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अगर आप देंगे 31 अक्टूबर 2022 का एक सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज लीगल आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, विच ट्रांजेक्शन इंक्लूड एलईआई इन्फॉर्मेशन। तो बड़ा सिंपल लिख रखा है, ऑल सिंगल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ 50 करोड़ एंड अबव अंडरटेकन बाय एंटिटीज शुड इंक्लूड remitter and beneficiary LEI information. This is applicable for transaction undertaken through NEFT RTGS payment system.
इन केस ऑफ आरटीजीएस बोथ कस्टमर पेमेंट एंड इंटरबैंक ट्रांजैक्शन मीटिंग द अबव क्राइटेरिया शुड इंक्लूड एलईआई। तो आप ये पढ़ लीजिए सर पूरा, राइट। तो ये पूरा आपको एलईआई के बारे में मिल जाएगा। हाँ ये सेपरेट है निखिल, जिसमें कोई शक नहीं है। सो लेट्स नॉट गो टू मच डीप इनटू एलईआई, बिकॉज अगर एलईआई की बात करें तो बैंकर खुद ही आपको बोल देगा कि सर आपकी ट्रांजेक्शन इससे बड़ी है, ये जब तक आप एलईआई नंबर दोगे नहीं दोगे तो ये प्रोसेस ही नहीं होगी। तो एलईआई आपके क्लाइंट को वैसे ही पता होगा, राइट। नाउ हम बात कर रहे थे कि ओल्ड स्कीम में है या न्यू स्कीम में जाएं, राइट। इनफैक्ट कई ग्रुप्स में ये एक मुद्दा बन गया आजकल इसको लेके, वो ये कि काफी सारे लोगों ने फॉर्म 10IEA भर दिया, जल्दी में भर दिया। अब जैसे आपने फॉर्म 10IEA भरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं करी, आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर लिया। अब जब रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम आया, तब उसको लगा नहीं यार ये जो न्यू स्कीम है ये बेनिफिशियल है, ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन हम सबको ये तो बात ज्ञात ही होगी कि एक बार अगर आपने फॉर्म 10IEA फाइल कर दिया, ऑब्वियसली मैं फाइल करने की बात कर रहा हूं बिफोर ड्यू डेट, देन सर देयर इज नो यू टर्न एज फार एज दिस फाइनेंशियल ईयर इज कंसर्न। आप अगले साल उसको विड्रॉ कर सकते हो, इस साल उसको विड्रॉ करने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज अपना फॉर्म अगर आप भर रहे हैं 10IEA, वो बहुत ही ध्यान से भरें। जब तक आप अपने एकदम लास्ट फिनिशिंग स्टेज तक ना आ जाए, जब आपको रिटर्न फाइल करनी है, ओनली देन यू फाइल इट। जल्दबाजी में 10IEA मत फाइल करें, बिकॉज इन माई ओपिनियन इन 90% ऑफ द केसेस, 90 to 95% इनफैक्ट, न्यू स्कीम इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। न्यू स्कीम इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, सो मच सो मेरा सजेशन तो ये भी है, अगर टैक्स का डिफरेंस 2-3 हज़ार रुपए का है तो भी आप नई स्कीम ही ऑप्ट करें, पुरानी स्कीम के चक्कर में मत पड़े। बिकॉज एक बार आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर ली और अगली बार मान लीजिए आपको न्यू स्कीम में जाना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक आप न्यू स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आपको लगता है कि हाँ इसके साथ मेरा काम चल सकता है, आप चलाइए। इनफैक्ट आज ही क्लाइंट का मेरे पास एक मेल आया कि या आपने एटीसी क्यों नहीं ले रखी, या आपने एटीडी क्यों नहीं ले रखी, या आपने एटीडीडी क्यों नहीं ले रखी। मैं कहा भाई थम जा थोड़ा सा, मैं कहा सब कुछ ले रखा है, डू यू वांट टू पे 50,000 मोर टैक्स? नहीं। मैं कहा दैट्स व्हाई इट इज नॉट हियर, क्योंकि हमने नई स्कीम ऑप्ट करी है आपके लिए। मतलब इन द सेंस कि जब देखिए सॉफ्टवेयर में, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं कमर्शियल मार्केटिंग, उसमें दोनों ऑप्शन होती है। आप बटन प्रेस करें आपको बताएगा ओल्ड स्कीम में क्या टैक्स बनेगा, आप बटन प्रेस करें आपको बता देगा न्यू स्कीम में क्या टैक्स आएगा। तो मैंने कहा आपका नई स्कीम में टैक्स कम है, इसलिए ये एटीसी एटीडी एटीडीडी ये सब नहीं मिलेगा। देन ही सेड ओके। ऑब्वियसली वो बिजनेसमैन नहीं था, नॉन बिजनेसमैन रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर जैसे पहले 10IE था न्यू स्कीम लेने के लिए, अब 10IEA है ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। आपने 115 BAC सबसेक्शन 1 में क्या किया वो इररेलेवेंट है इस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड। दैट वाज टिल असेसमेंट ईयर 2023-24 ओनली, राइट। आपको 24-25 के संदर्भ में इन रिलेशन टू 24-25 यू हैव टू थिंक अफ्रेश, you have to think whether you want to go for new scheme or whether you want to go for old scheme. Now, this question of form is only for those assessees who are offering any income for business, under the head of business, right? अब उस केस के अंदर आपको ये फॉर्म भी ड्यू डेट से पहले पहले जमा कराना जरूरी है। 31 जुलाई हो सकती है, 31 अक्टूबर हो सकती है, 30 नवंबर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप नॉर्मल वाले केस में है, ऑडिट वाले केस में है, या टीपी वाले केस में है। ये तो बात होगी बिजनेसमैन की। अगर मैं नॉन बिजनेस असेसिस की बात करूं, यानी कि दोज असेसिस हु आर नॉट ऑफरिंग एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस, in that case no form is required to be filed, but your income tax return needs to be filed before due date। यानी कि अगर आपने 1 अगस्त को भी आपने रिटर्न फाइल कर दी और आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी और आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं तो मिलेगी नहीं, आपको नई स्कीम के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। दो जहां तक फॉर्म की बात करें, ऑलरेडी हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि
10IE is only a procedural aspect, right? If otherwise, if assessee is per se eligible for the benefit under the new scheme or old scheme as the case may be, right? Because वो जो जजमेंट थी वो ओल्ड स्कीम, आई मीन ओल्ड फ्रेमवर्क के हिसाब से थी, यानी कि जब न्यू स्कीम के लिए मुझे फॉर्म फाइल करना, तो अगर वो एलिजिबल है और फॉर्म थोड़ा लेट भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बिकॉज सब्सटेंटिव बेनिफिट तो उसको मिलेगा मिलेगा। लेकिन बॉस ये आवाज बन के चलिए, अगर आप ये पोजीशन सोचते हैं आपकी, ये लिटिगेटिव है, राइट? ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तो ऑटोमेटिकली गोइंग फॉरवर्ड जो है, जो रिटर्न्स है उसमें वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको वो लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो तब काम आएगा अगर मान लीजिए आपका सब्सटेंशियल टैक्स है, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाया, देन ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट साइटिंग दैट जजमेंट कि ये प्रोसीजरल सिर्फ है और उसके अलावा कुछ नहीं। बट अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना 10IE टाइम से फाइल करना है। अगर आप 10IE की बात नहीं करें, दूसरे की बात करते हैं, तो आप अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करें। हाँ, 10IE आपने फाइल कर दिया टाइम पे, लेकिन रिटर्न लेट फाइल करी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? बिकॉज इन केस ऑफ फॉर्म 10IEA, it is the form which has to be taken, cognizance has to be taken, and in case of other cases, it is the return for which cognizance has to be taken. Similarly, अब ये स्कीम जो है AOPs के लिए भी मिलेगी, BOIs के लिए भी मिलेगी, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस को भी अब ये स्कीम अवेलेबल है, राइट? इंडिविजुअल HOF तो पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। टैक्स रेट देख लेते हैं। पुरानी स्कीम में वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन नई स्कीम में सब्सटेंशियल चेंजेस हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नाउ मोर ल्यूक्रेटिव। पहले अगर हम स्लैब देखें तो पहले वो स्लैब उतने ल्यूक्रेटिव नहीं थे जितने अब ल्यूक्रेटिव हैं। तो आप देखेंगे खास करके ओल्ड स्कीम को कंपेयर करूं तो यहां पे केवल 5, 20 और 30% के ही स्लैब हैं, राइट? लेकिन अगर मैं न्यू स्कीम में देखूं तो 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है, यानी कि मेरे पास 10 और 15 की एडिशनल स्लैब्स भी हैं, वो भी 3-3 लाख रुपए के, 3-3 लाख रुपए के वक्फे पे, 3-3 लाख के गैप पे। नॉट ओनली दिस, अगर आप सरचार्ज कंपेयर करें तो यहां पे सरचार्ज 10 भी है, 15 भी है, 25 भी है, 37 भी है, यानी कि मैक्सिमम 37 तक है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो वो सरचार्ज 25% पे आके रिस्ट्रिक्ट हो गया, 25% पे आके रिस्ट्रिक्ट हो गया। यानी कि ये जो पिछली बार की 2 करोड़ और 5 करोड़ की जो स्लैब्स हैं उनको मर्ज करके 25% पे ही ले आए हैं, राइट? तो 12% का नुकसान, 12% का ये बेनिफिट हो गया। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव ए केस जहां पे कोई HRA, मेजर HRA आपके पास, या कोई और मेजर डिडक्शन है जो आपको क्लेम करनी है, अगर मैं प्लेन की बात करूं, प्लेन इनकम टैक्स इनकम्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको जो न्यू स्कीम है उसमें टैक्स का बेनिफिट होगा, खास करके सरचार्ज के केस में। अब सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि आपको केवल टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दे दिया, कुछ देंगे तो कुछ लेंगे भी तो सही। तो कुछ बेनिफिट्स दिए गए और कुछ बेनिफिट्स विड्रॉ हो गए, लेकिन कुछ बेनिफिट कंटिन्यू करेगा। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले की जो स्कीम, पहले का जो फ्रेमवर्क था स्कीम का, न्यू स्कीम का, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला करती थी, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने लग गई है। जो फैमिली पेंशन थी वो भी मिलने लग गई अब। एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स, इसकी जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी अंडर द न्यू स्कीम। जो 1500 रुपए की जो माइनर की एग्जम्पशन है वो भी नहीं मिलेगी अंडर द न्यू स्कीम। नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, मिलेगा, पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। इनफैक्ट पुराने फ्रेमवर्क में मिलता था, न्यू फ्रेमवर्क में भी मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू स्कीम में तो अवेलेबल है, ओल्ड स्कीम में तो अवेलेबल है, न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। तो सवाल है कि मान लीजिए आपके पास कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है और उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव एन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन brought for unabsorbed depreciation of, let's say, 10 lakh. Out of that 10 lakh, 9 lakh is your normal depreciation and 1 lakh is your additional depreciation. What should I do? Because अब additional depreciation तो मिलेगा नहीं। तो उस केस में वो जो additional depreciation है for assessment year 24-25 only, for assessment year 24-25 only, that
brought forward unabsorbed depreciation on account of additional depreciation shall be added back to your block of asset. कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता, लेकिन वो ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 24-25 में ही। 25-26 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इट इज ओनली द फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर 2024-25 एंड अकॉर्डिंगली फॉर्म 3CD भी अमेंड हो गया और रिटर्न में भी अमेंडमेंट है। ATC, ATD, ATG, ATDD कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। ATCCD एनपीएस थ्रू एम्प्लॉयर मिल जाएगी। अब एनपीएस थ्रू एम्प्लॉयर की हम बात करें तो वो पहले इनकम में ऐड होती है और फिर आपको डिडक्शन अवेलेबल होती है, मिल जाएगा। अग्निवीर मिल जाएगा। ATJJAA जो एडिशनल एम्प्लॉयज अगर आप एम्प्लॉय करते हो उसके लिए जो डिडक्शन मिलती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी मिलेगी, वो भी मिलेगी। 50,000 का एनपीएस नहीं मिलेगा, मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, डोनेशन नहीं मिलेगा, ATC, PPF, LIC, स्कूल फी, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन 24, सेक्शन 24 में सर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, या वो 30,000 हो सकता है या वो 2 लाख हो सकता है, यानी कि मिनिमम 30,000 एंड मैक्सिमम अप टू 2 लाख डिपेंडिंग अपॉन क्या है क्या नहीं है, उसकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं नहीं होती हैं, राइट। तो जहां तक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का सवाल है, वो जो 2 लाख रुपए तक की जो आपको डिडक्शन मिला करती थी वो नई स्कीम में खत्म हो गई, वो नहीं मिलेगी आपको। ओल्ड स्कीम में अभी भी बरकरार है, नई स्कीम में नहीं मिलेगी। लेकिन एसओपी में तो नहीं है बेनिफिट, लेकिन एलओपी में अभी भी है, यानी कि चाहे वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो या वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो सेक्शन 24 का इंटरेस्ट है ऑन अकाउंट ऑफ लोन, राइट, वो चाहे वो परचेज का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, रिपेयर का हो, ऐसा केस में भी वो मिलेगा, वो मिलेगा। एसओपी में खत्म, एलओपी में अभी भी रिटेन्ड है, लेकिन यहां पे एक और कंडीशन ऐड हो गई एज फार एज न्यू स्कीम इज कंसर्न। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम आपको बेनिफिट तो दे देंगे, इंटरेस्ट का बेनिफिट तो दे देंगे, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आ गया, अंडर न्यू स्कीम आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर लॉस आ गया तो वो लॉस जो है आप मान के चलो वो 0 है, यानी कि ना तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही वो लॉस आप किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, तो दैट लॉस विल बी लॉस फॉर एवर। पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तो हम 0 मान लेंगे, लेकिन बेनिफिट देंगे हम आपको। से फॉर एग्जाम्पल 2 प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक मेरी लेट आउट है, इस पे भी लोन लिया हुआ है, इस पे भी लोन लिया हुआ है। इस पे जो लोन लिया जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो गई बाहर गई। अब लेते हैं ये जो एलओपी है, अब लेट से रेंट है मेरा 3 लाख रुपए का, रेंट है मेरा 3 लाख रुपए का, ग्रॉस रेंट पूरे साल का, और उस पर लेट से 3 लाख रुपए का ही मैंने इंटरेस्ट दिया है बैंक को। तो मेरी कंप्यूटेशन कैसे बनेगी, मैं 3 लाख से स्टार्ट करूंगा, पहले 30% लेस करूंगा, राइट, तो 3 3 9 90,000 लेस हो जाएगा, बैलेंस बचा 2,10,000। फिर मेरे को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी जो कि अलाउ करता है न्यू स्कीम में, वो कितनी है 3 लाख, वो 3 लाख हो गई। बैलेंस कितना बचा 90,000, 90,000 का प्रॉफिट बचा, 90,000 का लॉस बचा। अब अगर विद इन द हाउस प्रॉपर्टी मान लीजिए एक थर्ड प्रॉपर्टी और भी है, लेट्स से थर्ड प्रॉपर्टी और भी है, और उस थर्ड प्रॉपर्टी पे जब कंप्यूटेशन करी तो वो पॉजिटिव आया, लेट्स से पॉजिटिव आया 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस 90,000 20,000, तो हेड में लॉस कितना आया, हेड में लॉस तो 0 हुआ, हेड में तो प्रॉफिट आया 20,000 रुपए का, तो 20,000 का प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हेड में लॉस है, अज्यूमिंग की ओनली 2 प्रॉपर्टीज हैं और हेड में लॉस है 90,000 का, तो वो जो लॉस है वो किसी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो लॉस वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन और इंटरेस्टिंग चीज न्यू स्कीम में, इस साल का जो लॉस है, जो द लॉस फॉर द ईयर, इट इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, इधर टू बी सेट ऑफ और टू बी कैरी फॉरवर्ड, बट इफ लेट्स से देयर इज अ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब सवाल है कि ब्रॉट फॉरवर्ड कहां से आया भाई, ऐसा हो सकता है ना पुराने जमाने में आपने नई पुरानी स्कीम हो आपकी, उस पुरानी स्कीम से आप ब्रॉट फॉरवर्ड लेते आए हो, तो वो जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वो अलाउएबल है सेट ऑफ करने के लिए।
पर वो कब सेट ऑफ होगा? जब मेरे पास पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है ही नहीं तो मैं सेट ऑफ कहां से करूंगा? तो नेगेटिव है, अलाउड नहीं है। नेगेटिव है तो अलाउड नहीं है, खत्म हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वैसे कुछ नहीं काम आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है एंड द सेम टाइम आई हैव अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दैट कैन स्टिल बी सेट ऑफ एंड द बैलेंस कैन स्टिल बी कैरी फॉरवर्डेड। कैरी फॉरवर्डेड, कैरी फॉरवर्डेड। तो दो मेजर चेंज है। पहला, एसओपी का जो लॉस है वो अलाउड नहीं होगा, और दूसरा, अगर लॉस आ रहा है पर से अगर हेड के अंदर, तो वो सेट ऑफ के लिए अलाउड नहीं होगा। तो दिस इज द मेजर चेंज एज फार एज न्यू स्कीम, बट अदरवाइज आपको आज भी रेंट के ऊपर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी है जो रेंटल प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आप कोई लोन लिया हुआ है, आप ब्याज दे रहे हैं, दैट इंटरेस्ट इज स्टिल डिडक्टेबल, with the caveat that if there is a loss under the head house property, it is not allowed to be set off or to be carry forwarded. इसके अलावा कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, स्टिल इट कैन बी सेट ऑफ। कोई भी हेड के अंदर लॉस आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन की उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, वो जैसे आपको मिलता आया था वैसे ही आपको मिलता रहेगा। सो एज फार एज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज कंसर्न, देयर इज नो चेंज। एज फार एज सेट ऑफ इज कंसर्न, ओनली देयर आर टू चेंजेस। एक कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका अगर हेड में एचपी में लॉस आ रहा है तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। बाकी सब ज्यों का त्यों चलेगा, जैसे न्यू स्कीम में, जैसा ओल्ड स्कीम में। There is a question. Whether special compensatory allowance treated as exempt income in new regime? सर मेरे हिसाब से नहीं है मैडम। इट इज स्टिल, मतलब कि वो सेक्शन 10 के अंदर जो एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। आप ये कहना चाह रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? 2 मिनट रुकिएगा। आपको मुझे, अगर आप मुझे सब सेक्शन बता पाए, 10 क्लॉज बता पाए कौन सा, तो मैं आपको 2 मिनट में आंसर कर दूंगा। देखिए, आप इसको समझने के लिए आपको सेक्शन 115 बीएससी पढ़ना पड़ेगा। अब बीएससी जो बनाया है उन्होंने इस ढंग से बनाया है, एक जगह पॉजिटिव लिस्ट है, एक जगह नेगेटिव लिस्ट है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं 115 बीएससी कहता क्या है। लेट्स रीड इट, गिव मी 2 मिनट्स। सो if I read subsection 2 of section 115 BAC, which shall be in effect from assessment year 2024-25, for the purpose of subsection 1A, the total income of the person referred to therein shall be computed without any exemption or deduction under the provision of clause 5 or 13A or clause 14 or 17 or 32 of section 10। यानी कि सेक्शन 10 के सारे क्लॉजेज अलाउड हैं सिवाय क्लॉज 5, 13A, क्लॉज 14, क्लॉज 17, क्लॉज 32। तो आप पहले आप ये चेक कर लीजिए आपका जो स्पेशल अलाउंस है ये किस में फॉल करता है। फिर भी मैं चेक, आप कह रही हो तो मैं चेक कर ही लेता हूँ। चलिए 2 मिनट दे दीजिए। सेक्शन 10(5), 10(5) बात करता है एलटीए की, तो एलटीए आपका केस नहीं है। क्लॉज 13A, क्लॉज 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एचआरए का है शायद। थर्टीन ए, हाँ जी। एनी स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एसएससी बाय द एम्प्लॉयर टू मीट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि एचआरए की बात कर रहा है, तो एचआरए का केस भी नहीं है आपका, यानी कि एलटीए आउट हो गया, एचआरए आउट हो गया। क्लॉज 14, एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ पर्क within the meaning of clause 17(2) specifically granted to meet expenses wholly and necessarily and exclusively incurred in performance of duty of an office or employment office as may be prescribed. And if I am not wrong, the allowance which you are talking about, madam, it is a yes 1014 आपने खुद ही बोल दिया है। तो 1014 जो है कवर्ड नहीं, यानी कि 1014 एक्सक्लूडेड है, यानी कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस का कोई भी एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। What about reimbursement of expenses like telephone which were exempt under section 1014 as per its rule? पहली बात तो सर एक बात बताऊं सिद्धार्थ जी, reimbursement of expenses जो है ना, ये क्लॉज 1014 क्लॉज कवर ही नहीं करता है। ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इजाद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इजाद है। 1014 स्पेसिफिकली बात करता है अलाउंसेस की, अलाउंसेस की। कोई भी अलाउंसेस जो है वो पर से ही टैक्सेबल होता है।
फिर उसके बाद एग्जम्पशन मिलती है 1014 के अंदर जाके। तो 1014 में कवर्ड नहीं है आप जो कहना चाह रहे हो। तो ये सब इजाद है कि आप एक्सक्लूसिव, क्योंकि बात जब हम 37 की बात करेंगे वो कह रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो इंप्लॉय ये कहता है कि सर ये मेरे को अलाउंस नहीं मिला, ये तो मैंने आपके बिहाफ पे खर्चा किया, इसका मुझे पैसा वापस कर दो, ये तो कंपनी का खर्चा करके आया हूं। आज हम एक इंप्लॉय को भेजते हैं, जा बेटा बाजार से सामान ले आ, लेट से वो बाजार से सामान 10,000 रुपए का लेके आता है, और मैं उसको बोलता हूँ भैया ये पैसे पकड़, तो क्या वो मैं उसकी सैलरी का पार्ट हो गया? नहीं। लेकिन जो 1014 है वो सैलरी को कवर कर रहा है। एक होता है भैया ये लो पकड़ो, ये अलाउंस है, आप अपनी इस पर्पज के लिए ये खर्च कर लो, आप आने जाने के लिए खर्च कर लेना, यहाँ मैं पेमेंट उसको कर रहा हूँ और वो फर्दर उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर कर रहा है। लेकिन आप जो सिचुएशन बता रहे हो सिद्धार्थ जी, उसमें तो खर्चा ही कंपनी के लिए कर रहा हूं मैं, वो मेरा है ही नहीं, उसका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो मेरा लेना देना नहीं है वो मेरी इनकम कैसे, जो इनकम नहीं है वो एग्जाम्पशन कैसी हुई? गॉट इट? ऐसे ही क्लॉज 14, क्लॉज 17, क्लॉज 32, 17 और 32 और बच्चे हैं। 17 ही पढ़ देता हूं, जब बात हम सारी कर रहे हैं। 17 और 32 पढ़ देते हैं जी। 10-17 में आता हूं। 10-17 में आया आपका एन इनकम बाय वे ऑफ डेली अलाउंस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट या एमएलए हैं उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो कवर है उसके अंदर, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और हम बात करें 32 की, 1032, 2 मिनट और दीजिएगा, 2023C, 11, 58, 23F, 1031, 1032। In the case of an SSC referred to in subsection 1 of section 64 है, एन इनकम इंक्लूडिंग बल, ये बेसिकली 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, जो बच्चों की, जो बच्चों का जो 1500 रुपए की मैंने बात करी है, राइट। तो दीज आर द ओनली ट्रांजेक्शन। ओके, मनोज जी ने एक सवाल है उनका, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 15 फरवरी, नो ट्रांजेक्शन टिल 31st March 2004, इवन बैंक अकाउंट नोट ओपन, शेयर सब्सक्रिप्शन मनी एट रिसीव्ड बैंक ऑन May 24, आरओसी विल पे पेयर। सर आप कह रहे हो कि बैंक में मई 24 को आया, सर प्लीज रीड द कंपनीज एक्ट, द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट नीड्स टू बी, इट्स नीड्स टू बी, इट्स नीड्स टू हैव द मनी। सर मेरे हिसाब से आपकी आईटीआर जाएगी, आपको चाहे वो सब्सक्रिप्शन मनी ड्यू करके दिखाना पड़े। सर द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जो आपके सब्सक्राइबर ने लिखा ये मैं पैसा दूंगा, दैट बिकम्स ए डेट इन द हैंड्स ऑफ, मतलब डेट पेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड डेट रिसीवेबल इन द हैंड ऑफ कंपनी। तो कंपनी को एंट्री डालनी पड़ेगी सर, द मोमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा 15 फरवरी। क्या डालेंगे सर, क्या डालेंगे? शेयर कैप आई मीन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, और सब्सक्राइबर न्यू फर्स्ट सब्सक्राइबर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो सर बैलेंस शीट तो आपकी रेडी होगी होगी, एक तरफ एसेट खड़ी होगी, एक तरफ बैलेंस शीट खड़ी होगी। ओनली थिंग इज कि वो बैलेंस शीट जो है कैश के फॉर्म में नहीं है, वो रिसीवेबल के फॉर्म के अंदर है, बट यस इट नीड्स टू बी, एंड यस आईटीआर फाइल होगी ही होगी 15/2 से 31/3। सिद्धार्थ जी ने भी ये बात कंफर्म कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिबेट की बात करें तो ये जो रिबेट है नई स्कीम में केवल इंडिविजुअल्स को मिलेगी, एचयूएफ्स और बाकी सभी असेसीज एलिजिबल नहीं है। इस पर भी कई ग्रुप्स के अंदर, कई व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर झगड़ा चलता रहा है कि भाई असेसी वर्ड लिख रखा है 87A में, बट सर आप 87A का प्रोवाइजो पढ़ रहे हो, लेकिन 87 की ओपनिंग लाइंस तो पढ़ें। और ओपनिंग लाइंस में क्या लिखा है? ओपनिंग लाइन में लिखा है असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, यानी असेसी की डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 87A ने। So only individuals are eligible for this rebate. हाँ, मार्जिन रिलीफ अवेलेबल है, पहले मार्जिन रिलीफ भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मार्जिन रिलीफ अवेलेबल है, राइट। तो 25,000 रुपए तक की रिबेट है अगर 7 लाख है। एचयूएफ्स के लिए नहीं है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी नहीं है, केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ही ये रिबेट अवेलेबल है 25,000 रुपए की। सेक्शन 1010D, अभी तक जो 1010D की जो गाज है वो यूलिप के ऊपर ही थी, अब आपकी जो एलआईसी पॉलिसीज हैं उन पे भी हैं। यानी एलआईसी पॉलिसीज, किस एलआईसी पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ? आर वी टॉकिंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस? नो। आर वी टॉकिंग अबाउट इंडोमेंट? यस। या मनी बैक, या इस तरह की कोई भी पॉलिसी जिसमें जब आपका इंश्योरेंस पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको, अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो आपको कुछ पैसा वापस मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, राइट। इंडोमेंट इज ऑफ दैट काइंड। इनफैक्ट टर्म इंश्योरेंस पे भी आने लग गया विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी। तो अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी है तो वो भी इसमें कवर हो गई, प्रोवाइडेड
कि आपका सिंगल पॉलिसी पे जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो, या ऐसी जो मल्टीपल पॉलिसीज हैं उनका प्रीमियम भी 2.5 लाख से ज्यादा हो। लेकिन ये सभी पॉलिसीज 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड ही होनी चाहिए। जो पुरानी पॉलिसीज हैं उन पे जो पुराना लॉ था वो ही चलेगा। जो एग्जाम्प्ट था वो आज भी एग्जाम्प्ट ही रहेगा, राइट। और जो पॉलिसी जहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम 10% से ज्यादा था ऑफ द सम एश्योर्ड, दोज आर स्टिल टैक्सेबल, दोज आर स्टिल टैक्सेबल, तो वहां भी कोई चेंज नहीं है, राइट। इसके लिए आपको सर्कुलर नंबर 15/2023 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें काफी सारे सिनेरियोज को जो है डिस्कस किया गया है। कब पॉलिसी का जब पैसा आता है कब वो टैक्स होगा। मान लीजिए किसी का पार्टली आया, किसी का नहीं आया। मान लीजिए आपने 3 पॉलिसीज ले रखी हैं, चार चार, आई मीन क्या नाम है, 5 लाख की पॉलिसी है, तो लेट से 3-3 लाख की 3 पॉलिसीज ले ली मैंने, तो कंबाइंड हुआ 9 लाख। लेकिन किसी एक साल के अंदर सिर्फ 3 लाख का ही पैसा आया, तो वहां पे वो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों पॉलिसीज का पैसा आ गया तो टैक्स लग जाएगा। तो ये सारे सिनेरियोज जो है सर्कुलर नंबर 15/2023 ने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अब मान लीजिए किसी साल में, ऑब्वियसली इस साल में नहीं होगा, किसी आने वाले समय में होगा, आपको टैक्स लग गया, राइट, टीडीएस भी कट के आ गया। लेकिन सवाल है कि टैक्स क्या मैं पूरी अमाउंट पे दूंगा। अभी तक जनरली क्या होता है, मान लीजिए एक पॉलिसी मैंने कराई जिसका प्रीमियम था 5 लाख रुपए का, 20 साल बाद 5-5-5 लाख करके मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिया, मिला मुझे लेट से 8-6 करोड़ 7 करोड़, तो मैं क्या करता था, पूरे 7 के 7 को एग्जम्प्ट दिखा देता। पर एक्चुअली में क्या 7 करोड़ ही मेरी इनकम है? इनकम तो मेरी केवल 6 लाख करोड़ की है। जो मैंने प्रीमियम दिया वो मेरी कॉस्ट भी तो है। एक क्वेश्चन ये भी आया, क्या ये कैपिटल गेन होगा, क्या कैपिटल एसेट होगी? नहीं, इट इज स्टिल एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो शेड्यूल जो चेंज हुआ उसने बोला कि भाई इस केसेस के अंदर आप जो है, इनफैक्ट जो लॉ है, लॉ ने कहा कि आप उस केस में जो प्रीमियम की अमाउंट है वो लेस करके जो बैलेंस अमाउंट है वो आप ऑफर करेंगे टैक्स के अंदर। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, इसके लिए भी अलग से एक नया शेड्यूल आ गया है, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2023 ने, फिर देखिए विनिंग तो वैसे भी आज की डेट में चर्चा के अंदर है। अब विनिंग से फोकस हटके अब धीरे धीरे एफ&ओ के ऊपर फोकस आना शुरू हो गया इस साल। तो विनिंग जो है पिछली बार थी, विनिंग तो कहाँ कहाँ चर्चा में नहीं रही, इलेक्शन में भी चर्चा में आई विनिंग फ्रॉम गेम जो है, ऑनलाइन गेमिंग जो है, जीएसटी में भी ऑनलाइन गेमिंग के जो है आवाजें सुनाई दी। तो रही सी कसर उन्होंने इनकम टैक्स में भी पूरी करी है। तो उन्होंने कहा भैया जो ऑनलाइन गेमिंग है, दो इट्स एन इनकम ऑफ स्किल, प्लीज अप्रिशिएट। पहले भी टैक्स था, पहले टैक्स लॉटरी के ऊपर था। ऑनलाइन विनिंग गेम इज नॉट अ चांस, इट्स नॉट अ केस ऑफ चांस, विनिंग फ्रॉम चांस, इट्स एन गेमिंग। जब गेमिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी स्किल लगती है, राइट। तो उन्होंने कहा लेकिन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम भी जो है 30% स्लैब जो है, फ्लैट स्लैब के ऊपर जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल ओएस में चेंज आ गया, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में चेंजेस भी हैं। 10-15 मिनट में इसको खत्म करेंगे, रैप अप करेंगे। जी सर। 44 AD, अभी तक 44 AD के अंदर जो आपकी टर्नओवर की लिमिट थी वो आपकी लिमिट 2 करोड़ की थी। सर 1 सेकंड होल्ड करना प्लीज। तो बात करें अगर 44 AD की, तो अभी तक जो टर्नओवर की लिमिट थी वो 2 करोड़ रुपए की थी। अब ये 2 से 3 कर दी गई है, लेकिन कैविएट के साथ। कैविएट ये है कि इफ योर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीट इन कैश, लेकिन किस रिसीट की बात कर रहे हैं हम? क्या उस रिसीट की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 44AB क्लॉज ए प्रोवाइजो उसमें जिक्र किया गया उस रिसीट का? नहीं, इट इज रिसीट इन रिलेशन टू टोटल टर्नओवर ओनली। रीजन सिंपल सा है, वहां लॉजिक अलग है, यहां लॉजिक अलग है। वहां लॉजिक इसलिए अलग है क्योंकि वहां पे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होती है, वहां हर तरह की रिसीट है मेरे पास। यहां मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर ही नहीं करूंगा, राइट। तो यहां पे मैं केवल और केवल जो रिसीट की बात करूंगा, इट इज इन रिलेशन टू योर
टोटल टर्नओवर ओनली, टोटल टर्नओवर ओनली। दूसरा, 44 एडी के अंदर जब मैं कैश और नॉन कैश की बात करता हूं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ 6% और 8%, उसके अंदर मैं 30 सितंबर या जो अगली डेट है उस डेट तक का भी अगर कोई रिसीट आया है, ड्यू खड़ा है और रिसीट आया, तो वो भी मैं मान के चलता हूं। यहां ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहां ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहां ऐसा फंडा नहीं है कि मेरे को वो भी कंसिडर करना है। वो अलग लिमिट है, ये अलग लिमिट है। तो पूरे साल के अंदर आपके पास जो रिसीट आई, आपको वो देखनी है इन रिलेशन टू योर सेल। और वो रिसीट हो सकता है आपके पिछले साल की सेल से रिलेटेड भी हो सकता है वो अगले साल आने वाले उसका भी एडवांस भी हो सकता हो। तो आपको टोटल रिसीट निकालनी है, उसमें देखना है उस रिसीट में टोटल में कैश पोर्शन कितना है, नॉन कैश पोर्शन कितना है, ऑब्वियसली इन रिलेशन टू योर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ओनली। कोई लोन लिया तो वो कंसिडर नहीं होगा, लेकिन 44 AB के पर्पज के लिए होता है, यहां नहीं होता। तो यहां आपने निकालनी है, अगर 5% से ज्यादा है कैश में, और जब आप नॉन अकाउंट पे चेक से पैसा लेंगे तो वो भी कैश ही माना जाएगा, वो भी कैश ही माना जाएगा। आप बार्टर के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी कैश ही माना जाएगा, राइट। तो उस केस के अंदर, उस केस के अंदर आपको 3 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 2 करोड़ का ही बेनिफिट मिलेगा। कैन वी गेट दैट पीपीटी स्लाइड सर? बिल्कुल आप ही का सर एंड प्रभा जी के सर। फर्दर इस टाइप के वेबिनार अटेंड करने के लिए कैसे अपडेट मिलेगा सर? ये तो सुमित जी का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, इस पे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। मेरे सेमिनार्स होते रहते हैं और वेबिनार चलते रहते हैं, तो यू हैव टू वॉच फॉर दैट। सिमिलरली 44 ADA में जो टर्नओवर है वो 50 लाख से 75 लाख कर दी गई, विद द सेम कैविएट, विद द सेम कैविएट। तो इसको बाद में दिखाऊंगा, पहले एक सवाल पूछता हूं आप सबसे, सभी ऑडियंस से। क्या एक असेसी 44 AD और ADA दोनों ले सकता है? इट्स एन ओपन क्वेश्चन, लेट्स गेट द आंसर्स। कैन असेसी क्लेम बोथ 44 AD एंड 44 ADA? अमित जी यस, अरुण जी यस, निखिल जी यस, आशा जी नो, एक आंसर नो का आया। अंशुल जी यस, प्रभव अग्रवाल जी यस, हरि गुप्ता जी नो, 2 नो आ गए हैं मेरे पास। राधिका नो, 3 नो हो गए हैं मेरे पास। मनीष रुस्तोगी 4 नो हो गए हैं। नो यस, नो यस, नो यस, दोनों चल रहे हैं। फ्रेंड्स, द आंसर इज नो, नो। आप कहोगे नो कैसे हुआ? तो लेट्स रीड सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA, राइट। 44 AD पढ़ते हैं सर, 44 AD सब सेक्शन 6 पढ़िए सर। मेरे कहने पे आप सबके पास किताब होगी, आप प्लीज सब सेक्शन 44 AD 4 नहीं है सर, 44 AD 4 नहीं है जी, 44 AD 6 है हेमंत जी। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, notwithstanding anything contained in the foregoing provision, shall not apply to clause 1, a person carrying on profession as referred to in subsection 1 of section 44 double A। यानी कि डबल ए 44 AA सबसेक्शन 1 में जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है अगर वो एसएससी, तो उसको नहीं मिलेगा। पर फिर 44 ADA किसको मिलेगा? सर 44 ADA भी तो उसी को मिलता है जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, सभी प्रोफेशनल्स को नहीं मिलता। लेट्स रीड 44 ADA। 44 ADA क्या कहता है? लाइन नंबर 4, notwithstanding anything contained in section so and so, in case of an SSC being an individual who is a resident in India and is engaged in a profession referred to in subsection 1 of section 44 AA। तो 44 ADA किसको मिलेगा सर? 44 ADA उनको मिलेगा जिनको स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। तुम एक एग्जांपल लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जांपल लेते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशन में भी है, बिजनेस में भी है,
मेरे को बताना सर, मैं आंसर गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? In case of 44 ADA, if assessee not withdrawn any amount from bank and incurred withdrawn only 25% gross receipt. सर विड्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बैंक से पैसा, आप जब बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका ही पैसा है, दैट इज नॉट रिसीट। बैंक में डिपॉजिट करना इट्स नॉट ए पेमेंट। पेमेंट एंड रिसीट मींस टू थर्ड पार्टी। बैंक से विड्रॉ करना या बैंक में डिपॉजिट करना इट्स नॉट ए रिसीट, इट्स नॉट ए पेमेंट। ये तो आपने एक जेब से निकाला एक जेब से डाल दिया। आप बैंक में 10 करोड़ जमा करा लीजिए, बैंक से 10 करोड़ निकाल लीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा? फर्क किससे पड़ेगा? फर्क किससे पड़ेगा? सर हेमंत जी, नो डाउट कि प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, नो डाउट प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, लेकिन आप 44AA1 44AA2 पढ़िए सर। 44AA1 भी प्रोफेशन को रेफर कर रहा है, 44AA2 भी प्रोफेशन को रेफर कर रहा है। यहां हम केवल उन प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जो 44AA1 में कवर्ड है, जो 1 में कवर्ड है, इसलिए 44 ADA नहीं मिलेगा। सभी प्रोफेशन को 44 ADA नहीं मिलेगा। 44 ADA केवल स्पेसिफाइड प्रोफेशन को मिलेगा, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, या जो स्पेसिफाइड है नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने एग्जांपल लिया, बिजनेस में भी है प्रैक्टिस में भी है। प्रैक्टिस के लिए 44 ADA ले सकता है, ले सकता है। बिजनेस के लिए 44 ADA ले सकता है, सर एलिजिबल ही नहीं है। 4486 मना करता है, 4486 मना करता है। हेमंत जी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, 4486 मना करता है, बड़ा क्लियर लिख रखा है। A person carrying on profession as referred to subsection 1 of section 44AA can't, 44 AD मिलेगा ही नहीं, पूरा 44 AD मिलेगा ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है, इसलिए 44 AD और 44 ADA नहीं ले सकते। अब एक केस ऐसी बात करते हैं, अब एक ऐसी बात करते हैं जो प्रोफेशन में तो है, वोकेशन में तो है, स्पेसिफाइड नहीं है। क्या 44 ADA ले सकता है? सर 44 ADA मना करता है। 44 ADA कहता है भैया हम उन्हीं को देंगे जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है। 44 AD ले सकता है, ले सकता है। क्या वो अपने प्रोफेशन के लिए ले सकता है? नहीं ले सकता, केवल अपने बिजनेस के लिए ले सकता है, केवल अपने बिजनेस के लिए ले सकता है। आई नो इट मे बी हार्ड टू डाइजेस्ट कि दोनों नहीं मिलेंगे, बट द लॉ इज एज इट इज व्हाट इट इज, जैसे बोलते हैं ना, इट इज व्हाट इट इज। तो नहीं है तो मतलब नहीं है, दोनों नहीं मिलेंगे जी। नॉन प्रोफेशनल पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ आईटीआर फाइलिंग, 44 AD और AD तो सर ADA से तो सर वैसे ही आउट हो गया, ADA से तो वैसे ही आउट हो गया, बचा AD, बचा AD। अब आप इसको बिजनेस मानते हैं या इसको आप स्पेसिफाइड बिजनेस लिस्ट? सर स्पेसिफाइड बिजनेस लिस्ट की कोई ऐसी लिस्ट नहीं है सर। 44 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस की बात नहीं करता। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है? एलिजिबल बिजनेस है, स्पेसिफाइड नहीं है। एलिजिबल बिजनेस है, एलिजिबल बिजनेस, ठीक है, वो क्या है? एलिजिबल बिजनेस मींस एनी बिजनेस एक्सेप्ट एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर, यानी कि कोई भी बिजनेस हो सकता है सिवाय इनके और जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना होती हो, राइट? तो सर ये जो इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना, ये 44AA1 में तो काम करेगी कि वहां एग्जॉस्टिव है, यहां नहीं काम करेगी। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख डिडक्शन कैन क्लेम इन न्यू रिजीम, सर पहले बात तो आप ये बताइए अश्विनी जी, क्या ये 1 लाख की कोई डिडक्शन भी है? प्लीज रीड द लॉ, कहीं एग्जम्पशन नहीं है, कहीं डिडक्शन वर्ड नहीं है। ये माइंड में एक भ्रम है कि ये डिडक्शन या एग्जम्पशन है, नो। जो 1 लाख की बात कर रहा है सेक्शन 112, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 112A वट एवर इट में भी, वो बात क्या करता है? वो बात, सर कमीशन इनकम कैंट भी, सर फिर वही बात मनीष जी, एक बात बताइए, क्या कमीशन इनकम जो है प्रोफेशन है? क्या कमीशन इनकम प्रोफेशन है? तो जब कमीशन प्रोफेशन नहीं है तो 44 ADA कैसे मिलेगा? फिर सवाल यह है कि क्या 44 AD मिलेगा कमीशन को? सर वो भी एक्सक्लूडेड है, वो भी एक्सक्लूडेड है। सर कमीशन वाले का ना तो कहते हैं ना घर का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वो इधर का है ना वो इधर का है, किसी का भी नहीं है। यस रोहित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 लाख लिमिट इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज, 1 लाख लिमिट इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज। सर मैंने थोड़ी देर पहले ही 115 BAC पढ़ा था, 115 BAC में केवल 2 लिस्ट की बात करेगी है, नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट।
नेगेटिव लिस्ट पहले कैसे काम करती है 10 के अंदर, सॉरी पॉजिटिव लिस्ट कैसे काम करती है, सारे मिलेंगे ये नहीं मिलेगा, सारे मिलेंगे ये नहीं मिलेगा, कौन कौन नहीं मिलेंगे, 5 नहीं मिलेगा, 17 नहीं मिलेगा, 14 नहीं मिलेगा, 32 नहीं मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ। अगर मैं ऐसी चैप्टर 6 में जाऊंगा तो वहां पे भी ऐसा ही है, वहां पे लिखा है ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, सॉरी मैं पढ़ देता हूं दोबारा से, सारे मिलेंगे ये नहीं मिलेंगे, ऐसा है शायद। तो प्लीज रीड ए सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A। तो जो आपका 1 लाख का क्वेश्चन है सर का था कि इनका नाम भूल गया मैं, अश्विनी जी का। तो अश्विनी जी वो बेनिफिट आज भी अवेलेबल है, न्यू स्कीम में भी अवेलेबल है, ओल्ड स्कीम में भी अवेलेबल है, ओल्ड स्कीम में भी अवेलेबल है, तो बेनिफिट विड्रॉ नहीं हुआ सर। 15 BAC, let me read it again। देखिए सर ये एक पूरी लिस्ट है, पढ़िए आप इसको, राइट, ऑफ सेक्शन 10AA 16 की बात करा, क्लॉज 2 क्लॉज 3 जो मैंने अभी प्रोफेशनल टैक्स और उन सब इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात करी थी, सेक्शन 24 की बात हो रही है, सेक्शन 32 की मैंने बात कर दी, 32A भी है, छोड़ दीजिए, हम उसको भी छोड़ देते हैं, एंड लास्ट में आ जाते हैं और अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से अदर देन प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ ATCCD, सबसेक्शन 2 ऑफ ATCCH और ATJJ तो अगर आप मेरी स्लाइड में वापस आएंगे सर तो एग्जैक्टली मैंने यही चीजें बताई हुई हैं, ये देखिए, ये देखिए आप, इसी की बात की हुई है मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे, ये देखिए इन्हीं की बात की हुई है मैंने, ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। Certain share transactions are not appearing in AS, but there are in statement of account providers. What is required to be? Sir, obviously आपको लेनी ही लेनी है, आपको लेनी ही लेनी है, आपको लेनी ही लेनी है, यू कांट इग्नोर दैट। सर आज नहीं आई, आपको बता दूं 4 महीने बाद निकालोगे उसमें नजर आ जाएंगे आपको, एएस इज स्टिल बीइंग अपडेटेड। ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमने 27 की एएस निकाली है और 30 को एक अपडेट आ गया उसके अंदर, 30 तारीख को एक अपडेट आ गया। हमारे पास एक ट्रांजेक्शन थी जो हमारी, जब हमने, देखिए हम कैसे करते हैं, हम पूरा ब्रोकर का डाटा उठाते हैं और हम पूरा एएस का डाटा उठाते हैं, पूरा मैच करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो एएस में नहीं आ रही और कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो एएस में तो आ रही है, मेरे पास नहीं आ रही, मेरे पास नहीं आ रही। तो मैं तो क्या करता हूँ, पहले क्लाइंट से मांगता हूँ भैया ये बताओ ये ट्रांजेक्शन जो एएस में आ रही है और आपके पास नहीं है कहाँ है। कई बार क्लाइंट दे देता है डिटेल, कई बार क्लाइंट कहता है नहीं मैं इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दूंगा, मेरी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जैसा क्लाइंट बोलता है कि ये मेरी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक द डिसीजन कि मेरी ट्रांजेक्शन ही नहीं है। कल को जब केस लगेगा देन वी विल सी, देन ही हैज टू फेस द म्यूजिक, अगर वो उसी की ट्रांजेक्शन है। आपको लगता है कि वो ट्रांजेक्शन मेरी नहीं है, यू फाइल द फीडबैक ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का एक केस है, हमारे पास एक रेंटल इनकम आई ABC, या लेट्स से 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम आई मेरी, वो मैंने प्रॉपर्टी किसी इंप्लॉय को रेंट पे दे रखी थी जिसने अपनी कंपनी में HRA क्लेम करा। अब उसने जब HRA क्लेम करा तो उसने बोला जी ये तो मेरा 3 लाख रुपए का रेंट लिया हुआ है मैंने, वो 3 लाख आ गया मेरे उसमें। मैं क्लाइंट को बोला भाई साहब ये आया तो 1 लाख है, ये 3 लाख क्यों आ रहा है? आंसर पता क्या था सर, मेरा टेनेंट इडियट था। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, द वर्ड वर्बाटिम आई एम टेलिंग यू। द मोमेंट वेरी मोमेंट वी फाइल द फीडबैक, नो वी डिनाइड दिस इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन करेक्ट है। टर्नओवर 80 लाख रुपए की प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, नो अदर इनकम इज ऑडिट। सर अगर आप 44AD ले, आप 44AD मत लीजिए, कोई ऑडिट नहीं है। दूसरी बात 44AD सबसेक्शन 4 सर सेकंड ईयर में ट्रिगर करता, फर्स्ट ईयर में ट्रिगर नहीं करता। 44AD सर सेकंड ईयर में ट्रिगर करता, फर्स्ट ईयर में ट्रिगर नहीं करता। सर यहाँ 44AD लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद भी लिखा सिंस इनकम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टैक्स, सर उस केस में 44AD लगेगा नहीं। अब चूंकि 44AD नहीं लगेगा, आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बिजनेस, 44AB में चले जाएंगे। अब 44AD से आउट हो गए, 44AB में जाके देखो, 44AB में गए, 44AB में गए तो लिमिट कितनी है, 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की। तो जब 1 करोड़ रुपए की लिमिट है उससे नीचे है तो कोई टैक्स ऑडिट नहीं होनी। इन कैपिटल गेन एज शोइंग हाई फिगर एज कंपेयर टू रिपोर्ट डाउनलोड फ्रॉम ऐप। सर देखिए आपको 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। जैसे मेरे केसेस में क्या हुआ, कहीं जगह जो शॉर्ट टर्म थी एआईएस में वो लॉन्ग टर्म रिपोर्टेड थी, जहां लॉन्ग टर्म थी वो शॉर्ट टर्म रिपोर्टेड थी, तो इसलिए गैप आया। पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था उससे कि नहीं ये लॉन्ग टर्म है ये शॉर्ट टर्म है। अगर आपके पास एविडेंस है, आपका रिकॉर्ड सही है, यू गो विद दैट, यू गो विद दैट। नो वन इज सेइंग कि एआईएस के ही थ्रू जाना है आपको, एआईएस ओनली हियर टू सपोर्ट यू।
इट इज नॉट द कंक्लूसिव आंसर, इट्स नॉट द कंक्लूसिव आंसर। और जहां जहां भी आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, प्लीज फाइल द फीडबैक ऑल्सो, प्लीज फाइल द फीडबैक ऑल्सो। जब आप फीडबैक फाइल करते हो तो डिपार्टमेंट बकायदा दूसरी काउंटर पार्टी को नोटिस भेजता है कि दिस इज द फीडबैक वी हैव रिसीव्ड, प्लीज रिप्लाई टू इट, प्लीज रिप्लाई टू इट। तो एक मिनी असेसमेंट हो रही होती है बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर। ऑब्वियसली एएस को आपको कॉग्निजेंस लेना है, बट इट इज नॉट सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट इज व्हाट यू हैव, इट इज व्हाट यू हैव। इफ यू आर एबल टू प्रूव no, these are the right transaction, then you kindly pay taxes only on those transactions. LSC development officer received conveyance allowance for development business, allowance for development business approximately 10 lakh. As per officer, it is exempt being, how can we get the benefit? सर उस केस में आप अपनी कंपनी से बात करिए, उनको बोलिए अपना फॉर्म 16 रिवाइज करें, उनको बोलिए उनका फॉर्म 16 रिवाइज करें। इट इज नॉट एग्जम्प्ट, इट इज नॉट एग्जम्प्ट, इट इज नॉट एग्जम्प्ट। फॉर्म 16 रिवाइज कराइए। प्रॉफिट ऑन बायबैक ऑफ शेयर इज नॉट टैक्सेबल, हाउ टू सर? उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल SIT इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनकम फ्रॉम एग्जम्प्टेड इनकम है, उसमें आप डालिए सर, उसमें वो जो शेड्यूल है उसमें आप रिपोर्ट कीजिए, वहां आप रिपोर्ट करनी है। इनफैक्ट एक दो केसेस में तो हमने ये भी करा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के थ्रू भी रूट किया है। इनफैक्ट जब वो इम्पैक्ट रिटर्न में आता है, रिटर्न में इम्पैक्ट उसका जीरो ही आता है। तो हमने क्या कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गए, जैसे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गए, उसमें मैंने बायबैक का नंबर डाला, उसके ठीक सामने डाल दिया एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट इनकम है, और सेक्शन बता दिया एक सेक्शन के अंदर एग्जाम्प्ट है। नाउ मेरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्योंकि वो वैल्यू जीरो है, तो आईओएस के शेड्यूल में कोई फिगर नहीं जाएगी, लेकिन वो जो एग्जाम्प्ट इनकम की फिगर है वो ऑटोमेटिकली जो एग्जाम्प्ट इनकम का शेड्यूल है वहां पे ले जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन विच आई हैव मेंशन। तो लाइक दैट यू कैन डू इट। NSE interest is showing day wise accrued, whereas we are showing a complete year wise, so there is difference in NSE interest। राधिका जी देखिए, अब ये इस पे अगेन लिटिगेशन का इश्यू है। देखिए मैं हमेशा क्या करता हूं, अगर आधा 1% का अगर फर्क आ रहा है तो मैं एएस की फिगर को कंसीडर करके चलता हूं। लेकिन अगर फिगर ज्यादा है, सर सॉफ्टवेयर में अपना बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर सर, आप कंप्यूटेक्स यूज कर सकते हो, मैं सरल यूज कर सकता हूँ, लोग जीनेस भी यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट राधिका जी, सो यू कैन चूज एनी वन यू वांट टू, राइट। तो ये आपका कॉल आपका है कि अल्टीमेटली देखिए थंब रूल इज व्हाट, थंब रूल ये है कि जो सही है वो ही दिखाना है आपको, वही दिखाना है आपको, राइट। तो वो दिखाए। हाँ, बैंक इंटरेस्ट के केसेस में कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ। सेविंग बैंक के अंदर अब लेट्स से HDFC बैंक का केस उठाते हैं। HDFC बैंक जो इंटरेस्ट है वो एक क्वार्टर एंड होने के अगले दिन को दिखाता है, यानी अगर मार्च की बात करूं तो 1 अप्रैल को इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसकी वैल्यू डेट वो क्या डालता है, 31 मार्च। और आपके SFT में क्या आ रही होती है, वो 31 मार्च के हिसाब से आ रही होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप वो डेट के वाइज कंप्यूट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो पता लगता है यहाँ इंटरेस्ट कुछ और आ रहा है, वहां कुछ और आ रहा है, तो आपको वो रिकनसाइल करना पड़ता है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है। 87 इज ए रिबेट एंड नॉट एप्लीकेबल, हाँ सर ये तो है, इसमें तो कोई क्लियर नहीं है सर। देखिए प्लीज अप्रिशिएट अमित जी, सिवाय जो मैंने चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं, इनके अलावा कोई चेंज नहीं है पुरानी स्कीम और न्यू स्कीम में। जैसे आप पुरानी स्कीम में करते आए हैं वैसे नई स्कीम में भी करेंगे। पुरानी स्कीम में भी सर आपको 88 का रिबेट नहीं मिलता, सॉरी 80C का जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अगर आप स्पेशल रेट की इनकम आपके पास, आपको वहां कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप प्लीज अप्रिशिएट करें प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे। इसीलिए सिमिलरली 87 ही नहीं मिलेगा आपको। और ये इनफैक्ट कई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी, और इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी काफी सारे लोगों ने ऐसे बनाया है, अच्छा इतनी इनकम इतना जीरो टैक्स, इतनी 1,000 पे बढ़ा नहीं, या 1 लाख कम कर दिया, टैक्स अचानक से 21,000 पे हो गया जी। वो इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड ये जो गेन्स है उनके कारण जो है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा सर। पोस्ट डिपार्ट आपने जो है, आपने मान लीजिए एक्रूवल बेसिस पे ले रखा और डिपार्टमेंट ने रिसीट बेसिस पे या पेमेंट बेसिस पे दिखाया, तो उसमें एक फीडबैक की ऑप्शन होती है कि इसमें जो इनकम है किसी और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, तो आपको अकॉर्डिंगली जो है आपको वो जो फीडबैक है वो फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा अश्विन जी आपने जो है। तो इनफैक्ट आपका काम केवल इनकम टैक्स रिटर्न बनाने तक सीमित नहीं रहा,
अब वो आपका काम फीडबैक तक भी आएगा, बिकॉज फीडबैक अगर आप आज फाइल नहीं करेंगे तो कल को वो आपको इट विल बाइट बैक यू ऑल्सो। कंसल्टिंग इनकम फ्रॉम यूएन बॉडी शोन इन पीजीबीपी एग्जामिंग। सर मुझे सेक्शन 10 पढ़ना पड़ेगा, मैं इसलिए स्ट्रेट वे आंसर नहीं कर सकता हरिओम जी कि ये एग्जामिंग इनकम है या नहीं है, राइट। तो इसलिए मेरा आंसर, या तो आप मेरे को सेक्शन का कोट करें कि कोई सेक्शन है 10 का, बिकॉज अगर आपने एग्जाम इनकम की बात करी तो आपने इतनी रिसर्च तो करी होगी, ड्यू डिलिजेंस करी होगी, या तो आप मुझे वो सेक्शन बताइए, राइट। ओनली देन आई विल बी एबल टू आंसर। मेरे पास रिकॉल क्विकली रिकॉल मैं नहीं कर सकता इसको। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। और अब हम बात करें प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की, मैंने बात बता दी है सर। फिर मैं रिपीट करूंगा, 44 ADA इज ओनली एंड ओनली फॉर डबल ए डबल 44 AA1 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को ही 44 ADA मिलता है, और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को 44 AD नहीं मिलता। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को 44 ADA नहीं मिलता, लेकिन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को 44 ADA मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए। बोथ आर इन डिफरेंट एरिना। ऐसा नहीं है आपको कि 44 ADA नहीं मिला तो मैं उसी इनकम के ऊपर मैं 44 AD ले लूं, नहीं ऐसा नहीं है। इट हैज टू बी बिजनेस। अगेन 44 AD बिजनेस की बात करता है, एन इनकम की बात नहीं करता। ये अकॉर्डिंगली चेंजेस आई हैं जो रिटर्न के अंदर है आपके। 54 में भी एक चेंज आ गया जो any feedback required in case property purchase cases where registry initiated in current assessment year but payment already made or builder default cases। मैडम ऐसे थोड़ा ये ना बहुत जनरिक है और कंप्लीट आंसर नहीं है, या तो मेरे को आप फैक्ट्स के साथ बताइए, ये फैक्ट्स हैं ऐसे ऐसे करके हैं, किस असेसमेंट ईयर में आया। प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑब्वियसली फीडबैक देनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी उस पर दे चुके हैं तो। सर अनलेस एंड अनटिल 1+G, अनलेस एंड अनटिल आपका केस वहां है जहां आपने जो डिडक्शन है वो 31 मार्च से पहले करी है, और आपका जो आधार है वो 31 मई से पहले पहले लिंक, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है सर। 31 मई से पहले पहले आपका जो है वो आधार लिंक हो गया। ओनली इन दैट केस दिस डिमांड कैन बी रेक्टिफाइड, और 99.99% वो अपने आप ही रेक्टिफाई हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा केस है तो डिमांड रेक्टिफाई नहीं हो सकती। आधार अगर 1 जुलाई को लिंक्ड है तो सर कुछ नहीं हो सकता, ये डिमांड स्टैंड रहेगी सर, ये डिमांड स्टैंड रहेगी। बिजनेस कोड फॉर इंटरडे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन ITR, सर ये मुझे देखना पड़ेगा। मैंने लास्ट लास्ट में मैंने क्या डाला था, ये आप मेरे से ऑफलाइन चेक कर लीजिएगा, आई विल टेल यू। इस वक्त एग्जैक्टली ऐसे मेरे पास कोड्स रटे नहीं हुए हैं, बट मेरे केस में मैंने डाला है, वो मैं आपको बता सकता हूँ क्या डाला है। Way to be disclosed in ITR, salary income of 2-3 months earned in foreign country where tax is also deducted and where entry form is required to be filed। सर मोहित जी इसमें 2-3 जगह आपको करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होनी है, तो पहले तो आप जो शेड्यूल एस है सैलरी का वो भरेंगे। फिर चूंकि आपकी फॉरेन सोर्सेस से इनकम है तो शेड्यूल FSI भरना पड़ेगा। फिर चूंकि आपने अगर आप उस पर क्लेम करना चाहते हो FTC का तो शेड्यूल FSI में ही भरना पड़ेगा, उसमें FTC का अलग से है। और आपको एक फॉर्म 67 भी भरना पड़ेगा। उसके अलावा आपको शेड्यूल FA भी भरना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह आपकी डिस्क्लोजर है रिटर्न के अंदर, सैलरी शेड्यूल में भी है, शेड्यूल FSI के अंदर भी है, और शेड्यूल FA के अंदर भी है। सर कैरी फॉरवर्ड बिजनेस स्पेकुलेशन लॉस एग्जिस्ट करंटली नो इनकम टैक्स इवन दो, लीगली स्पीकिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो जिस साल में आपने लॉस लिया उस साल की रिटर्न आपको टाइमली फाइल करनी है। द मोमेंट यू फाइल दैट ITR फॉर दैट असेसमेंट ईयर लॉस इज ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड। उसको री कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अलग से ITR 3 भरने की जरूरत नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल टू फाइल ITR 3, बट इट इज एडवाइजेबल टू फाइल ITR 3। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है सर 9810575565, लास्ट में भी दिखा दूंगा मैं। अब चेंज क्या आ गया सर ये मालूम है ना इस बार, कि सेक्शन 54 और 54F के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10 करोड़ पे रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। तो अगर मान लीजिए 50 करोड़ करी 10 करोड़ ही मानी जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपका जो कैपिटल गेन है वो चेंज होगा। इस बात का ध्यान रखना है इस बार। और कैपिटल गेन्स काउंट स्कीम से रिलेटेड भी रिटर्न में चेंजेस आई हैं, ये रहा। अब आपको अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोला हुआ है तो किस डेट को डिपॉजिट करा है उस बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर दोनों देने पड़ेंगे आपको, पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत थी।
चैप्टर 6 से रिलेटेड कुछ नहीं है मोरलेस। अब धीरे धीरे वो एक स्टैंडर्ड लिस्ट की जगह की एटीसी का बता दो, एटीडी का बता दो, इसका बता दो, नहीं, अब हर चीज के लिए धीरे धीरे जो है वो एक अलग से शेड्यूल जो है बनाना शुरू कर दिया, और जो ऑलरेडी शेड्यूल है उनको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया उन्होंने। राइट। और 43B की तो आपको मालूम ही है, इसके ऊपर ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा बिकॉज टाइम हमारे पास नहीं है। एंड विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन हेयर। और अगर कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं तो वी कैन टेक इट अप। रोहित जी, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दे दी हैं। आप चाहें तो ये जो साइड में आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा पूरा कॉन्टैक्ट कार्ड भी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या नीचे मैंने एक HTTP एड्रेस दे रखा है, उस पर भी क्लिक करके, मोबाइल से ऑब्वियसली, उसको क्लिक करके उस वाले, आई मीन जो स्कैन करोगे वो भी वहीं लेके जाएगा आपको। तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी, आप अपना जो मेरा जो कार्ड है वो पूरा का पूरा आप सेव कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ प्रोफेशनल अनरजिस्टर्ड इन GST हैज रेज्ड बिल फॉर सर्विस 10 अप्रैल 2024 फॉर सर्विस एंड इन द मंथ ऑफ 2024, बट द रेसिपिएंट हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च, व्हाट अमाउंट ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर्ड इन ITR। सर अगर आप एक्रूअल फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक्रूअल फॉलो कर रहे हो तो सर ऑब्वियसली एज पर AS9 इट इज अ रेवेन्यू ऑफ 23-24। आपको 31 मार्च 24 को एक एंट्री डालनी पड़ेगी, अनबिल्ड अकाउंट रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, और उसी एंट्री को अगले दिन, अगले 1 अप्रैल को पलट देंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपने 1 अप्रैल में या जो 10 अप्रैल में रेवेन्यू बुक कर रखा है वो पुल हो जाएगा 31/3/24 के अंदर। कैपिटल गेन अर्नड ऑन फॉरेन शेयर आउटसाइड इंडिया, कैन वी क्लेम एग्जम्पशन ऑन दिस इनकम। सर होल्ड कीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है, लेट मी सर देखिए, एक सिंपल फंडा लाइफ का सर, कोई क्वेश्चन हो सर लॉ पढ़ लीजिए सर, लॉ से 99.99% आपके जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाती हैं। राइट। अब आपने पूछा ये क्वेश्चन है, मैं भी 54 पढ़ूंगा आपके सामने और 54 से इंटरप्रेट करके आपको बता दूंगा सर। तो प्राइमा फेसी मेरे दिमाग में आंसर है, बट स्टिल कुछ कमिट करने से पहले इट्स बेटर टू क्रॉस वेरीफाई इट। राइट। तो आंसर पढ़ते हैं सर, क्या लिखा है इसमें। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इनकम सबसेक्शन 4 वेन इन केस ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, क्या आपका केस इंडिविजुअल का है, होना चाहिए। द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है सर, उसकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लॉन्ग टर्म एसेट की भी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो यानी कि आपके शेयर्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस एंड द एसएससी हैज विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर और बिफोर 2 ईयर्स एंड सो took place purchase or has written so and so constructed new residential house in India. तो आई एम अज्यूमिंग इन योर केस शेयर्स आपके इंडिया से बाहर के हैं और रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में है, मेरे हिसाब से 54F मिल जाएगा प्राइमा फेसी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कि नहीं वहीं शेयर बेच के मैं वहीं घर ले लूं तो वो नहीं मिलेगा सर, वो नहीं मिलेगा। या यहाँ के बेच के वहां ले लूं वो नहीं मिलेगा, वहां के शेयर बेचे हैं और इंडिया में घर लिया है, मिल जाएगा 54F प्रोवाइडेड यू आर ए रेजिडेंट। ऑब्वियसली रेजिडेंसी का भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो अगर इंडिया में लिया तो मेरे हिसाब से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर नॉन रेजिडेंट है तो इंडिया में आप सर टैक्स दोगे क्यों, आप दोगे क्यों इंडिया से, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो टैक्स तो इंडिया से भारी लगेगा, इंडिया का तो राइट ही नहीं है उसका जो है। ओके। ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन 22-21, पैन अप्लाइड 23-24, एक्टिविटी कमेंस्ड इन मई 24। एक्टिविटी कमेंस करने से तो काम नहीं बनेगा सर, पर आपकी क्योंकि एग्जिस्टेंस आपकी 20-21 में ही थी, मेरे हिसाब से आपको फाइनेंशियल 23-24 की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। ओके। फॉर ITR 2 115 ऑप्टेड आउट, नेक्स्ट ईयर वो कैन अवेल न्यू स्कीम। सर अरुण जी, अगर आपका केस नॉन सैलरी वाला है, सॉरी नॉन बिजनेस वाला है, तो सर हर साल जो मर्जी करो आप, प्रोवाइडेड कि रिटर्न टाइम से भरते रहो आप इस साल लो, अगले साल मत लो, फिर मत लो, लेना है ले लो, नहीं लेना लो, आपकी इच्छा है, लेकिन रिटर्न टाइम पे भरेंगे। अगर नॉन बिजनेस एसएससी का केस है, बिजनेस एसएससी है तो सिचुएशन अलग है, बिजनेस एसएससी है तो बिजनेस अलग है। तो बिजनेस एसएससी केस में इस बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया, फॉर्म भर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने ओल्ड स्कीम ले ली, अगले साल आप कहते हो नहीं लेनी है, ले लो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। थर्ड ईयर ना भाई, अब कुछ नहीं मिलेगा अब आपको, खत्म, एक बार इन एक बार आउट, एक बार इन एक बार आउट। अब आपने वो दोनों ऑप्शन आपके एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो फिर उसके बाद आपकी डिफॉल्ट स्कीम ही चलती चली जाएगी।
बट इन केस ऑफ नो अकाउंट कैन आई ऑप्ट फॉर इनकम और रिसीट बेसिस? सर अकाउंट बनाओ नहीं बनाओ आपके ऊपर है, आप रिसीट बेसिस पे फॉलो करिए, मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? 145 जो है वो ये तो कहीं नहीं कहता ना। क्या 4480 145 को ओवरराइड करता है? नहीं करता सर, नहीं करता। You can opt for receipt basis, you can opt for payment basis. Nobody is stopping you. I mean, or accrual basis, it's up to you. 4480 कहीं भी 145 को ओवररूल नहीं करता है, ओवरराइड नहीं करता है। To take benefit of DTAA, which form needs to be filed? सर अगेन फॉर्म कोई मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आप एफटीसी का बेनिफिट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ DTAA। उस केस के अंदर आपको शेड्यूल एफएसआई भरना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और एक फॉर्म 67 होता है, आपको वो 67 बेनिफिट करना हो, फाइल करना होगा। इन केस ऑफ एसटीटी पेड ऑन एसटीटी, सर मेरे हिसाब से जो विदाउट इंडेक्सेशन है 1128 कंपलसरी है। लेट्स रीड 1128 आल्सो। Notwithstanding contained in section 112, the tax payable by NSSC on his total income shall be determined in accordance with the provision of subsection 2. सर ओवरराइडिंग है, मैंडेटरी है सर आपको लेना। What date considered date of allotment letter? Date of possession, date of allotment letter shall be considered for the purpose of calculating capital gain. In the case of TDS, on the other hand, should be both required file claim TDS return? Yes, yes, yes. मान लीजिए इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें TDS एक के हाथ में कटा है, लेकिन बेनिफिट दोनों को लेना है, तो सर दोनों को ही, या मैं कह रहा हूं इनकम एक के हाथ में कटी बेनिफिट दूसरे को लेना है, सर दोनों को ही रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, दोनों को ही रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर जब तक वो छोड़ेगा नहीं वो लेगा कैसे? जिसके हाथ में कटा है उसको छोड़ना है तो उसके लिए उसको भरना पड़ेगा, और जिसको लेना है उसको तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, तो इसलिए दोनों को भरनी पड़ेगी सर। F&O transaction loss, is it business loss? Yes, it is business loss. Audit required, सर 4480 कंपल्सरी नहीं है, 4480 ऑप्शनल है, आप जब चाहें लें ना लें। मैं कितने ही F&O की रिटर्न्स भरता हूं जिसमें कभी आज तक जो है मैंने कोई 4480 क्लेम नहीं करा, मैंने कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करी है। इट इज विद लॉस ऑब्वियसली। टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम ही अगर कम है, टोटल इनकम ही अगर कम है तो 4480 से तो वैसे ही आउट हो गया आप। बट 4480 ऑप्शनल है सर, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑडिट की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विनीत जी ये क्वेश्चन आपको जो है सुमित जी को डायरेक्ट करना होगा, एंड आई बिलीव दिस सेशन इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, राइट? तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे इस बारे में विनीत जी। तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट इतना मुझे मालूम है कि हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन जो है, वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है दैट आई डोंट नो। So I believe we have run out of questions now. If there is any other question, I would like to have it. Otherwise, let's close it. Yes sir, and I Our think department will know SEC and सर ये तो आपको बताना पड़ेगा सर, ऑब्वियसली ऐसे डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे वो पता लग सके कि वो NRI है। सर वो आपको जब भी केस स्क्रूटनी में आएगा तो बाकायदा आपको अपनी पासपोर्ट की जो कॉपीज हैं वो आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, उसी से आपको पता लगेगा कि आप NRI हो या नहीं। तो अगर आप ये जो कर रहे हो ना कि फादर जो है पेन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं डजंट प्लान टू टैक्स, ऐसा नहीं होता सर अरुण जी। ठीक है NRI का स्टेटस नहीं पता तो फिर डिपार्टमेंट ये भी कहेगा ना बच्चा ये ट्रेडिंग कर रखी थी तो भैया तुम तो रेजिडेंट हो आ जाओ, फिर तो रिटर्न तो भरनी चाहिए ना उस केस में। हाँ सर ऑब्वियसली F&O फुल बैलेंस शीट मैंडेटरी। सर सेक्शन 44AA पढ़िए ना प्लीज। 44AA क्या कहता है, कब आपको फुल बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी है, तो आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी सर आप वहां से। और वो सर जो लिमिट है ना वो बहुत नॉमिनल सी लिमिट है, आप 99.9% उसमें कवर हो जाओगे, राइट? 44AA इज द गाइडिंग सेक्शन वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड और नॉट इवन 44AD। लेट मी टेल यू सर, नॉट इवन 44AD। आप 44AD चूज करते हो, ऑप्ट करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये 44AD नहीं कहता सर, 44AA ही कहता है। 44AA subsection 2 it says so that in case of assessee where 44AD is applicable, in that case you don't require to maintain books of accounts। 44AD पर से नहीं कहता। 44C ये जरूर कहता है कि even if you are not required to maintain books of account, you are not required to maintain books of account। वो इस ढंग से बात करता है, पर मेंटेन नहीं करनी ये 44AD नहीं कहता, ये 44AA का मैटर है। तो आपके केस में भी बुक्स बनानी है नहीं बनानी है वो 44AA से आप गाइडेंस लीजिए प्लीज। सर आई हैव वन क्वेश्चन। कौन है मैडम, आप नाम तो बताइए प्लीज। सर माई सेल्फ CA दीपाली गुप्ता।
हाय दीपाली। Hi, sir. Sir, yesterday I was filing a return under section 44AD and they have dividend income also. तो मैंने जब उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड किया तो वहां एक मैसेज आया कि दिस डिविडेंड इनकम नीड्स टू बी एडेड टू दैट बिजनेस इनकम, और उस उधर फिर आप ऐड करके उसको लेस नहीं करके नहीं 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 नहीं, और फिर आप हाउ डिविडेंड इनकम इज बिजनेस हाँ इनकम। एग्जैक्टली वो आप फिर ITR 3 यूज कर लीजिए अगर ITR 4 में चैलेंज आ रहा है आपको तो। अच्छा, आप लेकिन ITR 4 भर रही हैं। ITR 4 करी सर आप 3 भर मैंने लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म यूज कर रहे हैं, ऑफलाइन यूज कर रही हैं? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपको वो वेंडर ने एरर आ रही है या कहा, आपको वार्निंग आ रही है? सर वार्निंग आ रही थी वार्निंग आ रही है, सॉफ्टवेयर। छोड़ दिए, इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। हाँ, वो उन्होंने कहा कि CBDT ने ही कुछ ऐसा दिया है, ये उधर से ही है, आप बेटर रहेगा आप ITR 3 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज स्टिल। अच्छा, एक और बात बताइए। मैं ITR 3 पे क्यों जाना चाहूंगा। देखिए, जब आप ITR 3 भरेंगी तो जो शेड्यूल TDS उसमें वो पूछता है कि ये इनकम आप कहाँ कौन से हेड में लेके गए हो, राइट? ये सर। तो वहां पे अदर सोर्सेज आप चूज कर लीजिएगा। हाँ ITR 3 हाँ भरिए, उस केस में जो है बेटर रहेगा। प्रैक्टिकल आंसर ITR 3 है आपका। सर, 44ED में कर रहे तब भी हम ITR 3 फाइल करते हैं। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, उसमें फिर वो बैलेंस शीट PNL अकाउंट पूरा फिल इन नहीं, करना कोई जरूरी नहीं, आपको वो 3 या 4 चीजें देनी है। किसने कहा है? अच्छा अगर आप शेड्यूल PL में जाएंगे उसमें नीचे बकायदा 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है ना। आप वो अच्छा, केवल वो भरिए, कोई वही दिक्कत ही भरे नहीं। और ITR 3 फाइल। इनफैक्ट मैडम, ITR 4 में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा डिटेल्ड मांगता है वो। आप कैश हाँ बैलेंस भी बताइए, ये भी बताइए, वो भी बताइए। पर अगर ITR 3 में जाएंगे तो वही 4 चीजें ही पूछता है। आपका कैश बैलेंस कितना है, आपका डेटर कितना है, आपका क्रेडिटर कितना है और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। दैट्स इट। यस यस यस, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन? So may I have a question? जी सर, अपना नाम बताइए Sir, पहले myself, प्लीज। myself CA, अपना नाम CA बताइए Vinay सर। Sethi, sir. हाँ विनय जी। CA Vinay यस, Sethi. यस विनय जी, प्लीज आस्क। सर ये क्वेश्चन है, हमने अपने एक नॉन रेजिडेंट की रिटर्न भेजी है अप्रैल में, अप्रैल 25 अप्रैल के आसपास भेजी है, और उसमें लगभग फॉर्म 25 कौन सा लाख लगाया रुपए का आपने? रिफंड था। फॉर्म कौन सा लगाया? फॉर्म कैपिटल गेन ही था सर, मेन उसमें सर ITR फॉर्म 3 कौन सा लगाया है। लगाया? कैपिटल गेन फॉर्म फॉर्म नहीं होता नंबर, सर। विनय जी फॉर्म नंबर। ITR 3 सर, ITR 3 ITR 3। यानी कि बिजनेस इनकम है। जी जी जी। ठीक है नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन सर, था फिर उसमें। ITR 3 कैसे लगा? ITR 2 लगेगा ना सर। ITR 3 कैसे लगेगा? टू टू हाँ टू है सर, टू है, टू है। हाँ हाँ। तो सर उसका रिफंड क्या अभी प्रोसेस ही नहीं हुई है क्या? नॉन रेजिडेंट की रिटर्न लेट प्रोसेस होती है सर ऐसा, सर एक या साल का हमसे कुछ टाइम है ना गलती लॉ हो में गई सर। है? लॉ में 1 साल का टाइम है ना। नहीं, अब तो आज वो है, सर सर नहीं, ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं वो है। है तो सर इंडियन प्लीज ना प्लीज प्लीज, actually। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पिछले साल एक फॉर्म सर अच्छा रिटर्न अच्छा। फाइल करी थी। 75 लाख रुपए का सर उसमें रिफंड था। 15 दिन पहले आया है सर मेरे पास। हम्म, 23-24 की बात कर रहा हूँ सर मैं। प्लीज अप्रिशिएट। 24-25 नहीं। अच्छा लॉ, अच्छा अच्छा। जब लॉ में लिखा हुआ है कि हमारे पास 1 साल का समय है, तो आप कैसे कह सकते हो ठीक है सर? मंच पे खड़े होकर बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं कि जी 2 दिन में रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, 5 मिनट में रिटर्न चली जाती है। तो वो कहने कहने और कथनी और करनी में फर्क है सर। लॉ तो वही है ना, जैसे जो 143(1)(a बोलेगा। 143(1)(a में कितना टाइम दे रखा हाँ है? वो आपने तो भी पढ़ा बात होगा है, सर। एक बिल्कुल साल है ऐसा सर। नहीं, अगर इस मैं साल मैं में पढ़ नहीं। देता हूँ। जी। अरे नहीं सर, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी सर आराम करिए सर। अभी रिटर्न तो चली जाइए। आप तो रिफंड की वेट कर रहे हो, अभी नहीं आने वाला रिफंड। वो है तो इंडियन ना, बस वो उसको जल्दी उससे हो क्या रही फर्क है पड़ता और है? कुछ नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? देयर इज नो इक्विटी अंडर लॉ। सब बराबर है ऐसे तो। हाँ, सर एक ठीक है सर, लास्ट ठीक क्वेरी है, ले थैंक लेते हैं यू। रोहित जैन जी की, फिर क्लोज करते हैं। रोहित जैन जी हमारे हमारे कनॉट प्लेस वाले। क्लियर नहीं सर नाम से। सी रोहित जैन, हाउ टू शो इंट्राडे लॉसेस इन ITR नॉन इंटरडे बुक। लॉसेज इन ITR कोई दिक्कत ही नहीं है। शेड्यूल प्रॉफिट लॉस अकाउंट उठाइए सर। शेड्यूल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इंटरडे लॉसेज के लिए अलग से जगह बनी हुई है। आपकी टर्नओवर कितनी इंटरडे की, और आपका लॉस या प्रॉफिट कितना इंटरडे का, बस बात खत्म। कुछ भरने की जरूरत ही नहीं आपको। सर अगर मान लीजिए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा तो किस उस केस में? सर, सर नो दोबारा बताइए बुक्स, सर। नो बुक्स दीपक सर, नो बुक्स कह रहे हैं। नो बुक्स यानी बोल रहे अच्छा हैं। नहीं, नो बुक्स क्यों? नो बुक्स का रीजन बताइए आप। तो मान लीजिए मेरी नहीं, मानने से काम नहीं बनेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। ये तो बताना पड़ेगा सर आपकी टर्नओवर मेरी कितनी है। मेरा एक क्लाइंट है, उसकी ओनली 3 या 4 ट्रांजेक्शन हैं जो कि इंट्राडे की हैं, और उनकी वैल्यू जो है माइनस ये 5,000 रुपीज। नहीं सर, आपकी आपकी इंट्राडे की ना टर्नओवर कितनी है सर?
प्रॉफिट लॉस मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। प्रॉफिट लॉस का जो प्लस करके जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है मेरा 4460। नहीं, टर्नओवर कितनी है सर? टर्नओवर कितनी है? टर्नओवर ही तो बता रहा हूँ सर। क्या? इंट्राडे के केस में हमारी टर्नओवर क्या होगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल होगा ना, जो सर प्रॉफिट को प्लस, अलग, सर प्रॉफिट को अलग टोटल करूंगा, लॉस को अलग टोटल करूंगा। और उन दोनों लॉस को को प्लस कर दूंगा। लॉस को मैं पॉजिटिव मानूंगा और फिर मैं टोटल करूंगा मैं। यस यस सर, वही वही। ठीक है। असल में मैं उसमें एक एबीएस का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला होता है सर? एबीएस, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बॉम्बे और एस फॉर शिमला। नहीं सर, मेरे को भी फॉर्मूला आइडिया नहीं, आप थोड़ा बताएंगे, सर हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला है एबीएस। एबीएस, एबीएस Yes. तो एब्सोल्यूट का है सर। ठीक है एब्सोल्यूट सर, बोलते हैं एब्सोल्यूट तो बोलते हैं उसमें उसको, जो माइनस फिगर होती है वो प्लस हो जाती है सर। ठीक है, और ठीक उनका है, टोटल जो होता है वो हम टर्नओवर मानते ठीक हैं। है, ठीक है। ठीक है, कितना आ रहा है? तो वो मेरा आ रहा है 4460 4460 रुपीज। ओनली। ठीक है, लेकिन लॉस है मेरा 1000 रुपीज का। ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे रिपोर्ट करूं, क्योंकि अगर मैं नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट जो स्पेकुलेशन एक्टिविटी उसमें डालता हूं तो वो माइनस की फिगर नहीं लेता प्रॉफिट की। सर इसलिए बोल रहा हूँ आपको वहां डालना नहीं है, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाओ। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आपका केवल दो चीजें आपको भरनी है। वो भरनी है आपको इंट्राडे की टर्नओवर जो आपकी 4000 रुपये की आ रही है, और जो लॉस आ रहा है 1000 रुपये का आ रहा है। बैलेंस शीट आपकी खाली हो जाएगी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बैलेंस शीट में कोई फिगर बैलेंस शीट में नहीं। आप केवल अपना बैंक बैलेंस भर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ठीक है सर, आपकी रिटर्न चली जाएगी, फर्स्ट क्लास चली जाएगी सर। सर आईटीआई में जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कोड फॉर, एक तो जो हम एफएनओ में ट्रांजैक्शन उनके लिए बिजनेस कोड क्या फिल करेंगे आईटीआई में? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को कोड देख के बताना पड़ेगा, ऐसे मैं आपको कोड बता नहीं सकता। अच्छा अच्छा सर, चलिए ठीक। रोहित जी देखना पड़ेगा, नॉट चलिए। श्योर। So I think wonderfully covered, sir, all queries and crisp presentation in this late evening. So really deserve a big round of applause, but sir virtual में sir possible you. नहीं है. So thanks to entire participant जिन्होंने अपना शाम का इतना कीमती समय दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया. And none other than Deepak sir for your wonderful presentation as always. And our active participant, I request Anthony sir. Anthony sir is senior member to share. जानता हूँ सर, मैं पर्सनली जानता हूँ। जानते हैं, so say final vote of thanks sir. नमस्कार दीपक जी। Yes. नमस्कार एंथनी जी। सभी मित्रों को, सभी साथियों को नमस्कार। आप लोग, मैंने एक बार नोट किया था समवेयर 106 107 मेंबर थे जूम पर। 95 तो मैंने भी नोट करे थे। हाँ, तो मैं रेगुलर बीच बीच में नोट कर रहा था, तो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और इस समय में वाकई दीपक जी आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत थी। छोटी छोटी क्वेरीज हैं, इवन रिपीटेटिव भी है, पिछले साल भी आपने बताया होगा समय समय पर, लेकिन फिर भूल जाते हैं, अब फिर रिमाइंड कराते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपका हमेशा इसी तरीके से आप पर्सनली हम बातचीत करते रहते हैं, तो आपका सहयोग मिलता रहता है। और मेंबर्स को आपने बहुत अच्छे से, बड़ी बारीकी से एनलाइटन किया और नॉलेज बढ़ाई। छोटी सी क्वेरीज है, जैसे अभी रोहित जी ने अभी लास्ट में क्वेरी करी है, नॉर्मल है, लोग शर्माते हैं, पर आई अप्रिशिएट रोहित जी ने ये क्वेश्चन पूछा। क्योंकि होता है क्या, छोटी छोटी रिटर्नों में लोग क्या आजकल शौक है एफ करने का, वो कर तो देते हैं, मुसीबत हमारी हो जाती है। तो वो क्वेश्चन पूछा, सभी के लिए बड़ा बेनिफिशियल था वो क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन सॉरी मैं यहाँ काटना चाहूंगा एंथनी जी, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो F&O का नहीं था, वो इंट्राडे का था। तो दोनों बातों में फर्क है, F&O का आंसर डिफरेंट होगा, इंट्राडे का आंसर डिफरेंट होगा। इंट्राडे का। हाँ, वो दोनों मार्जिन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं लोग। वो छोटे छोटे जो बैलेंस, अब क्या है कि सैलरीड पर्सन है, शौक है, वो मार्जिन में डाल दिया, और कब आज एक टिप आई एफ&ओ में डाल दिया। सेबी कह रही है कि एवरेज जी F&O में लॉस 1.25 लाख रुपए का है पर ईयर पर पर्सन। हाँ, डेफिनेटली ये डेटा परफेक्ट है, ये आ रहा है रेगुलर, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग। एनी हाउ, सो शाम के वक्त आप 8:45 बज रहे हैं और हम 7 बजे से जुड़े हैं। वैसे तो सेशन 1 घंटे का रखते हैं नॉर्मली, और ये हमारा 2.25 घंटे हमारे मेंबर हमारे साथ जुड़े रहे। और ये आपने तो अभी मैंने कहा था 1 घंटे का, पौने घंटे, देखिए 1 घंटे कहते कहते भी ये जी 1.25 घंटे हो गए, बिकॉज जी, क्यूरीज इतनी होती हैं तो उनको आंसर करने में समय लग जाता अब है। फिर भी बहुत सारी क्वेरीज अभी रह गई होगी, तो कोशिश करेंगे। सुमित जी से आग्रह है कि सर आगे। एंथोनी सर, मैं बताना अब रह गया है कि मंडे को मेरा दोबारा सेशन प्लान है जिसमें सचिन सिन्हा जी विद रिगार्ड टू प्रेजेंटिव टैक्सेशन और अदर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वेरी सो नाइस। इनकम टैक्स पे अभी और भी प्लान होंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हर तीसरे दिन एक प्लान करें वेबिनार, सो डैट
मेंबर्स घर बैठे इस चीज को एड्रेस कर सके। चलिए, सो दीपक जी आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद हम सर। सबों को इतना ज्ञानवर्धन करने के लिए। अरे सर, ये तो मेरा प्रिविलेज है कि मैं नहीं, ये प्रिविलेज है और ये आप प्रोफेशन में यही हमारी सेवा है। एक दूसरे को हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं और कोई गलती ना करें, पहले से ही सचेत होकर काम करते रहें। तो सभी मेंबर्स की तरफ से, सुमित जी की तरफ से, कासा की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर। सभी And मेंबर्स का भी सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू।